वही है। तो हम सब जनाब इज्जत मुआब खालिद अलवी साहब का खैर मकदम उर्दू बैठक स्टडी सर्कल में करते हैं। और बिल्कुल इसको अपनी खुशकिस्मती नेक बख्ती जानते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। दरअसल आप जैसे एक्सपर्ट से जब हमको बात करने का शर्फ मिलता है तो इसके हमें दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो जाहिर है, हमारे इल्म में जो आपकी बातें सुन के इजाफा होता है वो सामने का एक फायदा है। लेकिन उसके अलावा जो एक उर्दू इल्म का जो चश्मा सीना ब सीना इसकी बहने की जो रिवायत है, इससे भी हम खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जब आप जैसे कोई शख्स हमसे मुखातिब होकर बात करते हैं। तो जाहिर है हमारे ग्रुप के सब मेंबर्स सर को जानते हैं, डॉक्टर खालिद अलवी को। लेकिन फिर भी एक दो बातें मैं अर्ज कर दूं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में आप उस्ताद रहे हैं। और बहुत आपने उर्दू अदब में दो तीन काम आपके ऐसे हैं जो मेरे नज़दीक बहुत अहम हैं। एक तो जदीदियत के ऊपर आपका काम, जदीदियत के नए रुझानात की जिस तरह से आपने निशानदेही की। उसके अलावा कायम चांदपुरी पर आपने काम किया है, जो कि ऐसे शायर हैं, बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उन पर काम कमतर हुआ है। कायम चांदपुरी का बल्कि आपका काम, आप चूंकि सब लोग ग्रुप के मेंबर्स बैठे हैं, तो मैं ये भी तजवीज़ करूंगा कि कभी ना कभी हम अपने मॉड्यूल में सर की कायम चांदपुरी पे लिखी हुई किताब पढ़ें। जिस तरह से इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस उस वक्त के दूसरे अहम शोरा के साथ कायम चांदपुरी का किया है, और जाहिर है वो सफ़े अव्वल के शायर भी हैं। तो ये बेसिक बातें थी। इसके साथ ही मैं ये भी अर्ज कर दूं कि खालिद अलवी साहब खुद चांदपुर के हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है, तारीखी कस्बा है। और उसका एक जगह जिक्र सर, हो सकता है आपको भी याद हो, कई चांद थे सरे आसमां में एक जगह चांदपुर का जिक्र आता है इस हवाले से। जब वो ठगी वाला पूरा चैप्टर चल रहा होता है तो वो जो ठगों के भेष में कुछ सिपाही बैठे होते हैं, वो कहते जी हैं कि हम सिपाही नवाब चांदपुर के हैं। ये जी मुझे कुछ बात याद है। तो इसी के साथ मैं बिना ज्यादा वक्त जाया किए मैं दो बातें और अर्ज कर दूं। आपके सामने मैं इत्तलान अर्ज करता हूं सर, पिछले कुछ दिनों में हम सब ने मिलकर उमराव जान अदा पढ़ा है। जी और न सिर्फ पढ़ा है बल्कि पूरा उमराव जान अदा हमने अपनी कोशिश में, अपनी दानिश में एक सही उसका तरीके से सही अदायगी करके यूट्यूब पे उसको ऑडियो बुक की शक्ल में भी मुहैया करा दिया है, ताकि आइंदा लोग उसको ऑडियो विजुअल मोड में भी सुन सकें। तो आज सर आपको इसीलिए जहमत दी है कि आप उमराव जान के हवाले से, लखनवी अदब के हवाले से, मिर्जा हादी रुस्वा के हवाले से हम लोगों की इल्म अफजाई करें। ये उमराव जान अदा के बारे में आपने दो तीन सवाल मुझे भेजे थे। उससे पहले असल में हमें लखनऊ की तहजीब को समझना पड़ेगा। उमराव जान अदा की मकबूलियत की वजह यह है कि वो लखनऊ की तहजीब का बिल्कुल सही नुमाइंदा है। वहाँ सबसे पहले जो उसकी मकबूलियत हुई लखनऊ में इसी वजह से हुई कि लोगों को उसमें अपनी शक्लें नजर आई। तो लोगों को उसमें जो भी कुछ कहा गया उसमें लगता था कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। लखनऊ के एक खास तरह का शहर है था, जहाँ पे आपको देखिए मीर का एक वाकया आपने सुना होगा, फिर सुन लीजिए। कि जब वो आसिफ उद्दौला से नाराज हो गए और वो जा रहे थे, उनको उनके पास आना जाना छोड़ दिया था। तो एक दिन आसिफ उद्दौला अपनी बग्घी में जा रहे थे तो सामने से मीर साहब आ रहे थे। तो आसिफ उद्दौला जो बादशाह कहलाते थे वो उतर के उसके पास गए, मीर तकी मीर के पास, और उनसे कहा हुजूर आप तो जरा सी बात से नाराज हो गए, आप उसके बाद तशरीफ नहीं लाए। तो मीर ने जवाब दिया कि लखनऊ के शुरफा सड़क पर गुफ्तगू नहीं करते, सड़क पर गुफ्तगू करना मायूब समझा जाता है, यानी ऐब समझा जाता है। तो ये उनकी तहजीब का हिस्सा था कि सड़क पे जोर से नहीं बोलेंगे, कोई खाएंगे नहीं सड़क पे चलते हुए, और बात भी नहीं करेंगे। तरह तरह की उनकी बहुत सारी। अच्छा, और एक बार बार इसमें लफ्ज आता है वजादारियां हैं। ये तो आपने उमराव जान अदा में देखा होगा कि ये तो नवाबों की वजादारियां हैं। तो वजादारियां भी एक खास तरह का वहाँ कल्चर था कि जैसे मिर्जा जाफर हुसैन ने किताब लिखी है लखनऊ की आखिरी बहार, उसमें उन्होंने लिखा जब मेरी शादी हुई तो मैं नवाब जाफर साहब के घर सलाम करने गया और मैंने कुछ अशरफियां उन्हें पेश की तो उन्होंने उन पर हाथ रख दिया, यानी कबूल कर ली, और मुझे गले से मिल गए, गले मिले मिले। और उसके बाद फिर वो जब शाम को उन्होंने मुझे बहुत सारा खाने नेमत भेजा, 5 तरह के खाने। और जब तक जिंदा रहे इस तारीख को ये वजादारी निभाते रहे कि उसमें ही इस तरह भेजेंगे।
और हर साल उस तारीख को शाम को उस इतना ही खाना मुझे भेजते रहे, सिर्फ ये कि एक बार उन्होंने किया था। ये वजहदारी उनकी कही जाती थी। ये वैसे दिल्ली में भी थी। दिल्ली के नवाब बहुत सारे थे, नवाब दाग के शागिर्द थे। जमीलुद्दीन आली ने एक दिन उनसे पूछा कि हुजूर चचा मियाँ, ये गुंडा आपके यहाँ आता है और आप इसको खड़े होके आइए आइए करते हैं, तशरीफ लाइए, और कोई शहर में पूरी दिल्ली में इसको पास बिठाना पसंद नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि जब पहली बार ये आ रहा था, झटपटे का वक्त था, यानी शाम ढलने वाली थी, तो मुझे लगा हकीम अजमल खां साहब आ रहे हैं, तो मैंने खड़े होके कहा आइए आइए तशरीफ लाइए। जब ये करीब आया तो मैंने देखा ये है शोहदा आदमी है, मशहूर आदमी, बदनाम आदमी था शहर में। मगर मेरी वजहदारी यही है कि एक बार इसके साथ जिस तरह मैंने सलूक कर लिया, उसी तरह जिंदगी भर सलूक करूंगा मैं। तो लखनऊ की वजहदारी में, लखनऊ का लिबास, कोई आदमी वहां बगैर टोपी के घर से बाहर नहीं निकलता था किसी तरह का। अच्छा, खानों का कोई खास वहां, देखिए जिंदगी जो थी आसिफुद्दौला के बाद, जो आप सबको मालूम होगा कि आसिफुद्दौला से पहले इनका जो कैपिटल था, दारुल हुकूमत था, वो फैजाबाद था। और फैजाबाद बंगला कहलाता था। आपने देखा होगा ना, उमराव जान में कोई इससे पूछता है उमराव जान से, क्या तुम बंगले की रहने वाली हो? तो बंगले से मुराद फैजाबाद था। फैजाबाद से आसिफुद्दौला जब इधर आ गए, तो यहाँ पूरे लखनऊ में मिडिल क्लास तकरीबन नहीं के बराबर था। तो वहां लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि रोजी रोटी की फिक्र क्या होती है। वहां पे अच्छे से अच्छा है खाना और ऐश करना, इनके अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। शायरी करनी, ऐश करना, और दूसरा ये। तो इसमें क्या देखते थे? मुर्गों की लड़ाई देखते थे, जानवरों की लड़ाई, तोतों की लड़ाई, कबूतर पालना, ये सारे शौक उनके थे। मुर्गों की लड़ाई, एक एक मुर्ग की लड़ाई 8 8 दिन तक चलती थी। और उसका अजीबो गरीब तरह से परवरिश की जाती थी कि उसके कान में रात को जोर से आवाज की जाती थी किसी सायरन की, ताकि इसके दिल से खौफ निकल जाए किसी तरह का भी। तो ये एक खास तरह का कल्चर वहाँ था। और वहाँ असल में खाने का भी एक खास कल्चर था लखनऊ का, जो आमतौर से पूरे यूपी में तो हम कहीं नहीं देखते, जो वहाँ था। जो उसने, जो अब्दुल हलीम शरर की किताब है गुज़िश्ता लखनऊ, उन्होंने बड़े दिलचस्प वाकयात इस तरह के लिखे हैं। उसमें एक वाकया उन्होंने लिखा है कि आसिफ उद्दौला के यहाँ एक आदमी आया, बावर्ची। उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या बनाओगे, क्या खाना पकाओगे तुम? उसने कहा मैं तो सिर्फ एक ही डिश बनाता हूँ, और वो डिश है उड़द की दाल। और शर्त ये है कि जब आप मुझसे कहेंगे कि उड़द की दाल खानी है, तो मुझे 3 दिन पहले बताएंगे। और जब मैं कहूंगा कि डिश तैयार है, तो आप फौरन खाएंगे, उसे देर नहीं करेंगे। उन्होंने उस वक्त 500 रुपये महीना पे उसको मुलाजिम रख लिया। उसके बाद 500 रुपये महीना पे वो जो थे बावर्ची साहब बाकायदा मुलाजिम हो गए। अब एक दिन आसिफ उद्दौला ने कहा कि भाई अब हम वो दाल खाएंगे तुम्हारी जो पसंदीदा है। तो उसने कहा ठीक है, परसों मैं आपको खिलाऊंगा। और परसों उन्होंने वो दाल तैयार की और इत्तला कराई। वो दरबार सजाए बैठे थे, एक बार इत्तला कराई वो नहीं आए, दूसरी बार इत्तला कराई नहीं आए, तीसरी बार इत्तला कराई नहीं आए। तो वो जो उन्होंने हांडी थी जिसमें दाल बनाई थी, वो किचन के सामने एक सूखा हुआ पेड़ था, उसकी जड़ में लौट दी और चले गए। फिर बहुत ढूंढा, वो नहीं मिले कहीं। लेकिन हद्दुल अलीम शरर ने लिखा है कि फिर वो पेड़ जो था हरा हो गया, सूखा हुआ पेड़। तो ये अजीबो गरीब उनके यहाँ खाने थे। और ये अब्दुल हलीम शरर ने ये लिखा, चूंकि लखनऊ पे बड़ी ऑथेंटिक किताब है वो, उन्होंने लिखा है कि एक छटाक चावल में, एक छटाक मानी 50 ग्राम लगभग, 50 ग्राम चावलों में 1 किलो घी जज्ब कर दिया जाता था। इस तरह उसको पकाया जाता था। एक साहब ने किसी की दावत दी, और उसमें दावत में बहुत छोटी सी तश्तरी में वो चावल आए। तो उन्होंने एक ही चमचा खाया उसका, और दूसरा जो वो खा रहा है, तो मेजबान ने कहा कि मुमकिन है दूसरा ना खा सके, आप रुक जाइए। तो ये उनके खाने का, ये उनके रहने का तौर तरीका था। तो ये जो मकबूलियत की बात आपने कही, एक तो ये है कि उसमें चूंकि लखनऊ की तहजीब पूरी तरह नजर आती है। और उस जमाने में कोई उर्दू में कम से कम कोई नॉवेल ऐसा नहीं था जो फन के एतबार से मुकम्मल हो। जबकि नजीर अहमद ने बहुत सारे नॉवेल लिखे थे,
लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कहा जाता है वो मुकम्मल नावल नहीं थे, सिर्फ एक नावल की शक्ल उन्हें दी गई थी, बल्कि अधूरे नावल थे। लेकिन पहला नावल है जो मुकम्मल था, हर डायलॉग के एतबार से, कहानी के एतबार से, और जबान के एतबार से, कल्चर के एतबार से, हर चीज से। अगर आप ये देखें कि जो फिल्म बनाई थी मुजफ्फर अली ने, वो इतना मुकम्मल नावल था कि उसमें डायलॉग भी अक्सर वहीं से लिए गए थे, उन्हें स्क्रिप्ट में नया कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ये तो इसकी मकबूलियत की वजह है। दूसरी आपने बात कही थी मिर्जा रुस्वा से मुताल्लिक। देखिए, हम आजकल आमतौर से कह देते हैं किसी को भी, ये मुख्तलिफ जिहाद शख्स का मालिक है, ये मुख्तलिफ जिहाद आदमी है, मल्टी फेसेटेड आदमी है। लेकिन मिर्जा रुस्वा वाकई अजीबो गरीब आदमी थे कि उन्होंने रुड़की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस जमाने में उन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया था, और उसके बाद वो फारसी के टीचर हो गए। उन्हें ज्योतिषी में दिलचस्पी थी, रमल में दिलचस्पी थी, एक स्कूल में टीचर रहे, फिर इस्तीफा दिया, तर्जुमे किए, इंग्लिश के कई नावलों के तर्जुमे किए। पैसे की जब जरूरत होती थी तो वो जासूसी नावल भी उन्होंने लिखा, फौरन जल्दी से लिख के दे देते थे। और अपने जो डे टू डे लाइफ थी उसके रवैयों में बेहद लिबरल थे। लखनऊ में चूंकि शिया कल्चर ज्यादा था, शिया सुन्नी का माहौल था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा लिबरल आदमी जो पूरे लखनऊ में थे वो मिर्जा रुस्वा थे। तो उनकी, और उन्होंने कुछ दिनों तक, आप जानते हैं ना, एक चीज कहती है कीमिया बनाना, जिसे लोगों को एक एक तरह से, मैं तो इसे बीमारी कहता हूँ, कि उसे सोना बनाना की कोशिश करते हैं लोग। तो मिर्जा रुस्वा ने कुछ दिन सोना भी बनाया, सोना बनाने की कोशिश की, जाहिर है कि उसमें नाकाम रहे होंगे। लखनऊ में और जी जो तवायफ का जिक्र है, आमतौर से ये कहा जाता है लखनऊ के बारे में कि वहाँ तो कल्चर ऐसा था कि वहाँ पे बच्चों को तहजीब के लिए भेजा जाता था। असल में ये लफ्ज भी बड़ा मिसगाइडिंग है, बहुत ही गुमराह कुन है। वहाँ असल में इनकी भी कैटेगरीज थी बहुत सारी, पथुरिया, कंचनिया, ये तवायफ तो थी, डेरादार, ये सब थी। और जिसमें जो घटिया किस्म की जिस्म फरोशी करने वाले लोग थे, वो तो ऐसी जगह रहते थे जिनके सीने भी पीछे से उतरते थे गलियों से, खुलेआम। वो चौक में नहीं रहते थे। चौक में जो रहने वाली थी वो बहुत बाइस्मत और पढ़ी लिखी शायरात होती थी, उर्दू फारसी जानती थी। एक आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि दो बहनें थी वहां इसी तरह की तवायफ, उनका नाम था जोहरा और मुश्तरी। तो गालिब ने एक किताब लिखी थी खाते बुरहान, उसके जवाब में उन्होंने खतूत लिखे गालिब के मुकाबले में, क्योंकि वो, आप ये अंदाजा लगाइए कि उनके इल्म का अंदाजा क्या होगा। और उस जमाने में दूसरी एक वजह भी इसकी मकबूलियत की ये थी कि उस वक्त ऐसे बहुत सारे नावल लिखे गए थे जो इसी तरह की खवातीन से मुताल्लिक थी। जैसे दिल्ली में एक राइटर थे, अजमी देहलवी उनका नाम था, उनके 10 नावल इसी मौजू पर थे। और एक मोहम्मद अली तबीब एक साहब थे, उन्होंने भी एक नावल ऐसा लिखा। और अगर सरशार, रतनाथ सरशार की किताबें तो आप आजकल पढ़ रहे हैं, उसमें उनके यहाँ भी बात चीजें ऐसी हैं जो इस नावल से मुताल्लिक लगती है। यानी इस तरह से कि वो चेन है इनकी कुछ, अगर आप देखें, पहले उन्हें पढ़े फिर इन्हें पढ़े तो। अब इसकी कहानी अगर आप ये देखिए कि मिर्जा रुस्वा ने बिल्कुल इस तरह से कहा, जो पहले होता था उसमें कोई वजह नहीं बनाई जाती थी कि साहब किसी को किडनैप कर लिया, तो इसमें बाकायदा एक वजह भी बयान की गई है कि किडनैप क्यों किया उसे, अमीरन को कहाँ से, उसके बाप ने किसी के खिलाफ गवाही दी थी, फिर उसे लाके लखनऊ में बसाया। तो और मिर्जा रुस्वा के 2 नावल और भी हैं, जात शरीफ और शरीफ ज्यादा, लेकिन उनको वो शोहरत नहीं मिली। और कहा जाता है कि जात शरीफ का एक किरदार है आबिद। कुछ लोगों का ख्याल ये कि मिर्जा रुस्वा ने उसमें अपना किरदार दिया है, वो मिर्जा रुस्वा के किरदार पर बेस्ड है, आबिद का नाम है। अब एक सवाल ये भी बहुत पैदा होता है कि जिसपे अक्सर लोगों ने कहा है, क्या यूं रावजान हकीकी कैरेक्टर था या ये सिर्फ फिक्शन है। ये दोनों तरह इसकी बातें कही जाती। कुछ लोग तो ये नहीं मानते कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है। लेकिन मिर्जा रुस्वा के एक शागिर्द थे अली अब्बास हुसैनी साहब, जो खुद उर्दू के बड़े राइटर थे, बहुत बड़े कहानीकार थे वो। उन्होंने प्रोफेसर कमर रईस को, ये अब्बास हुसैनी साहब जिंदा थे अभी सन 80 तक, तो उन्होंने कमर रईस साहब को बताया था कि ये एक हकीकी कहानी थी। मिर्जा रुस्वा खुद चौक में जाते थे और वहां पर किसी से उनकी ऐसी मुलाकात हुई जिसने ये कहानी बनाई।
कमर रईस साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन वो एक काम कर रहे थे उमराव जान पर, और उन्होंने कहीं से लखनऊ से एक फोटो हासिल किया था जिसके बारे में ये शुबह जाहिर किया था कि ये उमराव जान का फोटो हो सकता है। और दिल्ली का रिसाला जो ईवान उर्दू है उसमें उन्होंने उसे शाये भी किया था। लेकिन उन्होंने नोट ये लिखा था कि इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उमराव जान है, लेकिन हकीकी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि अगर आप वो कुछ सवाल भी करें उमराव जान के बारे में तो बात और आगे बढ़ती रहे, या कुछ खास मसला जानना चाहें जिस बारे में। जी सर, अगर आप सवाल लेना चाहते हैं सर, तो एक बार मेरा सवाल है सर, एक सबसे पहले तो जी जी। अ, वो ये है सर, ये कहा जाता है सर, दिल्ली में एक सरफराज हुसैन साहब थे, सरफराज सरफराज हुसैन हुसैन। अजमी देलवी। जी जी सरफराज जी हुसैन अजमी देलवी जी। उन्होंने वो शाहिद राना जो उनका नोवेल है सर, वो बताया जाता है कि उसकी थीम पे ही उमराव जान नकल करके एक तरह से लिखा गया है सर। नहीं नहीं, वो नकल नहीं है बिल्कुल। शाहिद राना बहुत मामूली नॉवेल है। और वो जो थे अजमी देलवी साहब, वो मुल्ला आदमी थे, मौलवी जैसे होते हैं, वो उन्हें इसलाही, उनकी सब इसलाही कोशिश की। उनके 10 नॉवेल है तवायफ से मुताल्लिक। तो ये भी कहा, ये जरूर कहा लोगों ने कि ये पहला नॉवेल है। लेकिन उससे ही पहले तो 100 साल पहले एक नॉवेल लिखा गया था नश्तर फारसी में, जिसका कुरतुलैन हैदर ने नौज के नाम से तर्जुमा किया था। तो ये मौजू तो ऐसा, अच्छा एक आध नॉवेल का जिक्र तो उसके यहाँ भी मिल जाता है, सरशार के यहाँ भी। भाई अगर कहें कि सिर्फ जो मौजू है वो तो सरशार के यहाँ भी है, एक आध जगह डिप्टी नजीर अहमद के यहाँ भी है, लेकिन इस तरह से कहीं नहीं है। तो ये हो, चूंकि मौजू एक है इसलिए कहा जा सकता है कि ये उसी से मुताल्लिक है। लेकिन उसका कोई असरात नहीं है कि शाहिद राणा का इस पे कोई जिक्र हो। मैं तो यही समझता हूँ। दूसरे, जितने इसमें कैरेक्टर्स हैं आप ये देखेंगे ना, अब लखनऊ के हर तबके की नुमाइंदगी हो गई है उसमें। छब्बन मियाँ है, एक बिगड़े नवाब है, फैज अली डाकू है, और शिवदान सिंह दिल बड़े आन बान वाले लोग हैं। खुर्शीद बेगम एक आम औरत की तरह से है। बुआ हुसैनी में बड़ी एक माँ नजर आती, मादराना शफकत उनमें नजर आती है। बिस्मिल्लाह है, वो तेज तरार और सेल्फिश किस्म की लड़की है। तो और इसमें देखिएगा एक जज्बाती नौजवान राशिद अली फंस जाता है। लेकिन हम अगर ये देखिए कि माहौल में रहने के बाद उमराव जान पे कहाँ एक छोटी जगह से फैजाबाद से आई है, और वो इस पूरे रंग में रंग जाती है। इसके बावजूद भी उसे राशिद अली से कोई हमदर्दी नहीं होती, जो ये फंस जाती है। तो और उसमें हल्के फुल्के इशारे ऐसे बहुत हैं जिसे लखनऊ का, यानी आप जैसे एक जगह वो शेर पढ़ती है कि काबे में आके भूल गया राह दहर की, ईमान बच गया मेरे मौला ने खैर की। तो कोई सवाल करता है सामाइन में से कि भूल गया क्यों, भूल गई क्यों नहीं। तो वो जवाब में कहती है, मीरन साहब मैं क्या रेख्ती लिखती हूँ। तो अब ये, आप ये देखिए कि रेख्ती अलग से लखनऊ की जो जवाल आमादा तहजीब थी उसका एक बहुत बड़ा नुमाइंदा रेख्ती है, कि जिसमें मर्दों ने हर तरह की जिम्मेदारी ले रखी थी। उनकी जो खवातीन थी वो बिल्कुल पर्दे में अंदर रहती थी। उनके लिए ये अजीब बात मैं आपको बताऊं कि जब वो पालकी में बैठकर कहीं जाती थी तो उसमें एक्स्ट्रा पत्थर रख दिए जाते थे, ताकि कहारों को भी उस खातून के वजन का अंदाजा ना हो। उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, चेहरा नहीं देखेंगे, हाथ नहीं देखेंगे, वजन का भी अंदाजा ना हो, इसलिए एक्स्ट्रा पत्थर रख दिए जाते थे उसमें। तो अपने घर की खवातीन का तो इस तरह वो हिफाजत करते थे। लेकिन उसके लिए उन्होंने जो रेख्ती, आप लोगों ने रेख्ती के बारे में सुना है? जी सर। रेख्ती के बारे में तो सुना होगा ना काफी। जी सर। जी सर। जी हाँ। सर। हाँ, तो अब ये देखिए वो अ, गुस्से से मरदुए का जब हाल हो गया, गिरगट की तरह पीला कभी लाल हो गया। या मरसिए का शेर आप सुन लीजिए कि मार ही देती मोए को किसी तदबीर के साथ, ए बुआ मैं ना हुई हजरत शब्बीर के साथ। तो और एक सजनी लखनवी तो अभी हमारे जमाने तक जिंदा थे, जिनका बहुत मशहूर शेर है कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। तो ये सब रेख्ती भी मर्द लोग वहाँ करते थे। और लोग वाजिद अली शाह के तो बदनाम करते हैं, वाजिद अली शाह बदनाम थे। वहां लखनऊ में आसिफुद्दौला से लेके और आखिर तक यही चलता रहा। अच्छा, जब पैसा और दौलत और ताकत आती है तो लोग भूल जाते हैं
शराफत और इंसानियत सारी चीजें उनको दूसरी चीजों में लहू लुआब में लग जाते हैं। तो आप ये देखिए कि ये दिल्ली तो बदनाम हो नहीं सका इस मामले में, हालांकि दिल्ली कम नहीं था। अगर मुरक्का दिल्ली एक किताब आप पढ़ें तो उसमें ऐसी खवातीन का बाकायदा तारुफ है कि ये ईद बेगम है, ये फील बानी है। उन ऐसी भी खवातीन हैं जिनसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता था, उनके पास कमांडोज रहते थे, हाथी पर सवारी करती थी। और ईद बेगम नाम की एक तवायफ थी जो पजामा नहीं पहनती थी और पूरा बदन पेंट कर लेती थी और किसी को पता नहीं चलता था। वो महफिलों में इसी तरह जाती थी और कपड़ों में इसी तरह, जैसे शहनील का या वेलवेट का कपड़ा उन्होंने पहन रखा है। ये मुरक्का दिल्ली में है। और दिल्ली में ही एक जगह थी, राजा कुशल सिंह ने कुशलपुरा बसाया था, जहाँ पे दूर दूर से ऐसी खवातीन को लाके बसाया गया था और शराब और अफीम वहाँ खुलेआम चलते थे। ये सब मुरक्का दिल्ली के हवाले हैं। लेकिन लखनऊ में फर्क ये हुआ कि लखनऊ में जो ऐसी खवातीन के पास नवाबजादों ने, रईसजादों ने अपने बच्चों को तहजीब सीखने के लिए जाने दिया, वहाँ बाकायदा जाते थे। लेकिन ये उस वक्त ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों पे ये लोग जाते थे, अमीरजादों के बच्चे, वहाँ कोई ऐसी यानी बदकारी नहीं होती थी। वो पढ़ी लिखी खवातीन थी, खुशगुलू थी, डांस जानती थी, हर तरह का रक्स जानती थी और उर्दू फारसी की शायरी करती थी। जी जी जी। सर, जिस दौर में उमराव जान लिखा गया, तकरीबन उसी दौर में पंडित रतननाथ सरशार ने फसानाए आजाद भी लिखा, तकरीबन उसी जी डेकेड में या 5 7 10 साल आगे पीछे। लेकिन सर थोड़ा दोनों पहले। का जो, जी जी। हाँ जी, तो सर दोनों का लेकिन सर जो जबान है, अब उमराव जान में तो बिल्कुल एक इतनी आसान जबान है कि आपको गली का आदमी समझ सकता है। और उसी दौर में जब इन्होंने रतननाथ ने जो नोवेल लिखा, उसको समझने के लिए बड़े बड़े लोगों को चने चबाने पड़ते हैं। तो सर ये अलग अलग उस्लूब एक ही शहर के अहले जबान में सर, एक ही वक्त में सर, इसकी क्या वजह है? देखिए मेरे ख्याल से एक तो रतनलाल सरशार थोड़े इनसे 10 15 साल पहले हैं। और वो फसाने आजाद ही नहीं बल्कि आप देखिए जामे सरशार और जितने नॉवेल्स हैं उनकी जबान इन मिर्जा रुस्वा से बिल्कुल अलग है। देखिए एक तो जबान का जो उस्लूब है, स्टाइल है, वो हर आदमी का अपना अलग होता है। वो शहर का नहीं हो सकता, ना इलाके का होता है। आप गालिब और ज़ौक़ की मिसाल ले लीजिए, एक ही शहर में दोनों उस्ताद शाहिर हैं, जमीन आसमान का फर्क है उनकी जबान में भी। तो और सरशार के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो वो अवध पंच में किस्तवार लिखते थे, तो जो अवध पंच की जबान होगी शायद उसको करीब होने की कोशिश करते होंगे। लेकिन सरशार का पढ़ना आज भी मुश्किल है। उन पर उनके मैंने एक मजमून लिखा था जिसमें मैंने उनके उसका उन्वान ये था, रतननाथ सरशार का उस्लूब और उनके लुगात। तो इसमें 300 400 लफ्ज ऐसे थे जो समझ में नहीं आते, लुगत में मौजूद नहीं है। फिर मैंने मुहज्जब लखनवी की जो लखनऊ की एक थे उनकी एक लुगत है जो 18 19 जिल्दों में है, वो मेरे पास थी, उसकी मदद से वो लुगत मुरतब की। तो लेकिन सरशार ने एक तो बात याद रखी है, जो वो नॉवेल इसलिए नहीं लिखा था कि उसे नॉवेल की तरह शाये किया जाएगा। वो तो अवध पंच ने, नवल किशोर के यहाँ से छपता था अवध पंच, और उसमें फिर उन्होंने से बाद में शाये कर दिया। वो तो इसी तरह लिखते थे कि जल्दी से, आपको पता है सरशार की जो जिंदगी थी, वो 11 12 बजे सो के उठते थे, नाश्ता करते थे, फिर सो जाते थे। फिर शाम को उनके दोस्त लोग आ जाते थे, फिर उनकी शराब की महफिल जमती थी, फिर उसके बाद वो कुछ लिखते थे, फिर सुबह तक ये रूटीन चलता था। मैंने आपको बताया था कि एक बार ऐसा हुआ कि कहीं दोस्तों में बैठे हुए थे वो, तो दस्तक हुई, तो उन्होंने कहा, अरे मलिकुल मौत आ गया, मलिकुल मौत आ गया, मुझे बचाओ इससे। तो पता चला कि अवध पंच का चपरासी आया है, वो कह रहा है साहब किस्त जो है वो दे दीजिए आप। तो उन्होंने वो लिखा नहीं था, जल्दी से कुछ कागज पेन हुआ, कोयले से उन्होंने कुछ स्याही बनाई, चूंकि ऐसी जगह थी जहाँ पे कागज वो नहीं था, कलम तो, और कहीं से कलम बना के जल्दी से 2 3 सफ़े लिख के उसे दे दिए। तो लेकिन रतनाथ सरशार की अपनी जबान बहुत अदक है, मुश्किल है, और उन्होंने लातादाद अल्फाज ऐसे किए हैं जिनकी उन्होंने, जैसे फ्रेंच शराब के नाम उसमें है कबूल, और
दिलचस्प बात यह है कि जो इस्तेलाहात उनके यहाँ है, कबूतरबाजी की, पतंगबाजी की, अफीम बेचने वालों की, शराब बेचने वालों की, जुआ खेलने वालों की, ये सब टर्मिनोलॉजी है उसमें, जो ढूंढने से पता नहीं चलता। आजकल तो किसी लुगत में भी वो मौजूद नहीं है कि कहाँ कहाँ की। ज़ौक़ ने कहा जाता अपने कसीदों में कि 18 उलूम की इस्तेलाहात इस्तेमाल की हैं, और इन्होंने रतनास रशाद ने गालिबन 23 उलूम की इस्तेलाहात टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की है, जो आसानी से समझ में नहीं आ सकती। तो इसलिए, और यहाँ इन्होंने कोशिश की मिर्जा रुस्वा ने कि ज्यादा लोगों तक शायद पहुंचे, क्योंकि वो पॉपुलर राइटिंग भी करते थे, उन्होंने एक जासूसी नॉवेल भी लिखा और ऐसा मार्केट के लिए लिखते थे, तो गालिबन इसलिए भी उन्होंने इसकी जबान आसान की होगी। लेकिन रतननाथ सरशार की जबान से हज उठाना, उससे महजूज होना इस वक्त तो नामुमकिन है। उस वक्त उसकी बहुत चलन था, और लगता है लखनऊ में चूंकि रोजनामा अखबारात में छपती थी वो, तो लगता है कि वहाँ लोग उससे फायदा उठाते होंगे, समझते होंगे उस वक्त। जी सर, शुक्रिया। मैं और लोगों को भी दावत देता हूँ, अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए, वरना फिर मेरे पास तो कई सवाल हैं। हाँ, नहीं नहीं, आप भी करते रहिए और लोग भी करेंगे। जी। जी सर, एक चीज ये पूछनी थी। जी। अक्सर ऐसा कहा जाता है, दिल्ली दबिस्तान, अब तो पता नहीं वो बात कितनी रेलेवेंट है भी कि नहीं, पर कहा जाता था कि दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ में ये फर्क था कि दिल्ली का दबिस्तान दाखिली किस्म के क्या जो शेर और अदब वहाँ पे प्रोड्यूस होता था, और लखनऊ के दबिस्तान में खारिजी किस्म की वो चीजें होती थी। एक फिराक साहब का जुमला सर बहुत मशहूर है इस बारे में, नूरुल हसन हाशमी की किताब में वो जुमला मैंने पढ़ा। वो ये है, फिराक साहब कहते हैं कि लखनऊ की शायरी में ना तो आप बीती है, ना जग बीती है, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज बीती है। तो इस हाँ, कदर मतलब सतही वहां का अदब हो गया था। इस बारे में सर आप इजहार ख्याल करें। देखिए ये बात असल में बहुत, उर्दू के इब्तदाई दिनों में दो बड़ी पीएचडीज हुई, लखनऊ का दबिस्तान शायरी और नूरुल हसन साहब की किताब जो है वो दिल्ली का दबिस्तान शायरी। और बाकायदा, अच्छा, लखनऊ और दिल्ली के लोगों में बाकायदा एक बहस तो चलती ही थी, बहुत से लतीफ़े हैं लखनऊ के और दिल्ली के बारे में। तो उससे लोग ये समझते थे कि जबान भी अलग अलग हो गई है। मैं आपको दो बातें तारीखी बताता हूँ। एक तो मोहम्मद हुसैन आजाद, आप सबने उनका नाम सुना होगा। वो उर्दू का सबसे बड़ा जादूगर है। उसके बारे में शिबली ने लिखा है कि कमबख्त गब भी लिखता है तो वही सी मालूम होती है। झूठ लिखता है, लेकिन लिखता इस तरह से, उसकी नस्र ऐसी है जादू भरी। तो उन्होंने, एक तो जिस आदमी को जो दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, उसको उन्होंने नजरअंदाज किया और उसके बारे में कोई ना कोई ऐसा जुमला लिख दिया कि जैसे वो अच्छा शायर नहीं है। वो चाहे मीर हो, गालिब हो, अनीस, वो दबीर हो, सबको उन्होंने किया है। अगर आप मैं याद दिलाऊं तो मीर के बारे में उन्होंने जो लिखा है, गजल बहुत अच्छी कहते थे, मगर बुजुर्गों से सुना है कि तरहीन गजलें, फरमाइशी गजलें और मशायरों की गजलें ऐसी ना होती थी। उसको तारीख कहने का मलका हासिल न था। शहर आशो वैसे कहे कि ना कहते तो बेहतर थे। मसनवी दरियाए लताफत बहुत अच्छी कही, मगर मीर हसन जैसी नहीं कही। वजह क्या थी कि वो आगरे में पैदा हुए थे। गालिब के बारे में उन्होंने लिखा है कि बहुत उनके अशार लोगों की समझ में नहीं आते, मगर ये लोगों की कम इल्मी का समझ है, कम इल्मी का सबब है। तो वो सबसे इसी तरह करते हैं। मुसवी के बारे में लिखा, 20 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, लेकिन तबीयत का अमरोहापन नहीं गया। तो सबके साथ वो मंटू की तरह, जैसे मंटू करता, तारीफ करने के बाद एक जुमले में नाश कर देता है, वही काम ये करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद साहब। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया कि लखनऊ वालों को थोड़ा नजरअंदाज किया किसी को भी शायरी में, और उन्होंने कोई ना कोई ऐब निकालते रहे उनके बारे में आब हयात किताब में। और दूसरा, हाली ने जब ये हाली ने जो किताब लिखी मुकदमा शेर व शायरी, उसमें जो बुरी शायरी की मिसालें दी, वो उन्होंने इत्तेफाक से लखनऊ की थी। तो फिर लखनऊ में एक रिसाला अखबार निकलता था जिसमें 14 महीने तक हाली के खिलाफ लिखा गया, और उस पे एक शेर लिखा होता था कि बदहाली के हाली का हाल है, मैदान पानीपत की तरह पायमाल है, अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है। तो ये बाकायदा लखनऊ और दिल्ली की एक लड़ाई सी शुरू हो गई, और फिर लोगों ने अलग अलग तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें बहुत अच्छी किताब है, तनवीर अहमद अलवी का मजमून है, और जवाद जैदी की एक बहुत अच्छी किताब है।
उन्होंने ये साबित किया है कि जितनी बुराइयां लखनऊ की शायरी के बारे में खास तौर से की जाती हैं वो सब दिल्ली में भी मौजूद हैं, और जो दिल्ली में खुसूसियात बयान की जाती हैं वो सब लखनऊ में भी मौजूद है। तो लेकिन अगर कहीं ज्यादती है वहाँ, ये सही है कि ऐशकोशी ज्यादा थी, इस तरह की शायरी भी ज्यादा थी, लफाजी ज्यादा थी, लेकिन पूरी शायरी ऐसी नहीं है। देखिए हमारे जमाने में सफ़ी लखनवी, यासी, हमारे जमाने से मतलब ये 60-70 साल पहले, यगाना लखनवी बड़े शायर हैं, और उनकी शायरी ऐसी नहीं है कि गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, अभी जागते रहियो है हम सफीर हो, हम आवाज दे तुम भी आवाज देना, जरा सीख ले कोई जरा सीख ले दिल की महरूमियों से, हर आगाज को, हर नाम को एक आगाज देना। तो बहुत सारी ऐसी गजलें हैं वहाँ जो बिल्कुल दिल्ली वाली मालूम होती हैं। और खुद हमारे मीर वहीं थे लखनऊ, वो तो बहुत जमाने उन्होंने कई दीवान वहाँ गए, मुसफ़ी के वहाँ दीवान थे, सिराजुद्दीन खां आरजू वहाँ थे। तो अब तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूँ कि ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत ज्यादा कोई बाइफर्केशन है, दोनों में कुछ चीजें कॉमन भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। बाकी लोगों से मैं दरखास्त करूंगा कि अगर कोई कुछ पूछना चाहे जी, तो मैं प्लीज। कुछ अर्ज करूं, पूछूं। जी 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 भाई। बिल्कुल। जैसे सर, उमराव जान हम जैसा पढ़ते हैं तो उसमें जैसा पढ़ते हो पता लगता है कि भाई उमराव बताती गई और रुस्वा ने वो छुप के लिख लिया। तो अगर इसको सच भी मान ले तो क्या इसके बावजूद हमें मानना चाहिए कि जो उमराव जान की आवाज़ है वो उस ज़माने की या सब ज़मानों की एक खुद मुख्तार औरत की जैसे असली आवाज़ है, या उसमें रुस्वा की या रुस्वा की कुछ सोच है या ज़माने के नज़रिए से तैयार की हुई आवाज़ है? देखिए ये तो एक बहुत हाइपोथेसिस है, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में ही कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हकीकत है, लेकिन हम तो इसे बतौर नाविल ही पढ़ेंगे ना। अब उसमें आप ये देखिए, देखिए लखनऊ के, मैंने आपको पूरा एक इदारा था, ये तो इंस्टीट्यूशन था, साहिब जायदाद की बड़ी बड़ी जायदादें इन लोगों के पास थी। और लेकिन बहरहाल एक यानी जिंदगी की थोड़ा मनफी अंदाज में तो गुजारती थी, कितनी बड़ी हो। भाई हैदराबाद में तो बाकायदा इन लोगों, इन खवातीन के लिए कोर्ट भी अलग था, इनकी जो जायदाद के झगड़े थे उसके लिए कोर्ट अलग होता था। मगर इन्हें कोई आप ये कहें कि बड़ी इंडिपेंडेंट वुमेन, और ये इस लिहाज से तो मैं नहीं समझता कि आज के पैमाने में पूरी उतरेंगी। और चाहे वो सच भी हो, तो उसमें ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया उन्होंने, वो उसी रंग में रंगी गई थी इतने सारे लोगों के साथ। अब आप देखिए 70 साल के, उनसे नवाब जाफर से मुलाजमत की, नवाब सुल्तान के पास रही, फैजुद्दीन के पास रही, फैजु डाकू के पास। तो ये वही जो उनका तबका था उसी की नुमाइंदगी करती थी उसमें। जी, शुक्रिया सर। जी सर। सर एक और मेरा सवाल ये है, एक मैंने कहीं एक मजमून पढ़ा जिसमें ये मैंने पढ़ा कि रुस्वा ने ये नोवेल बिना उमराव की इजाज़त के शाये करा दिया था, और बाद में उमराव ने एक इसका बदला भी लिया, उसको रिवेंज ऑफ उमराव कहते हैं, और उसको एक और किताब कहते हैं उमराव जान ने लिखी उसका बदला लेने के लिए। सर इस बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए भाई ये हमने ये नहीं सुना अमराव जान ने कौन सी किताब लिखी, लेकिन देखिए ये बहस बहुत दिनों से चली है। मैंने आपको बताया कि अमराव जान का फोटो भी कमर रईस साहब ने हासिल किया था कहीं से। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक हकीकी किरदार तो था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि इतनी लंबी कहानी वो बयान करे और उसे पता ना चले। बट रोज सुना रहा है राइटर आदमी तो ये करेगा, आके लिख देगा एक एक जुमला, एक एक वो तो नहीं लिखेगा। और इसमें जितनी शायरी है वो उमराव जान की शायरी नहीं है, वो तो रुस्वा की शायरी है, रुस्वा खुद शायर थे। तो उमराव जान की किसी ऐसी किताब से मैं वाकिफ नहीं हूँ जो उन्होंने इसके जवाब में लिखी हो। सर एक सवाल था मेरा, जी जी। कि ये जो अभी रमन भाई भी बोल रहे थे कि जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो मुआवजा कर रहे थे वो, इसमें कलकत्ते का क्या रोल है? वहाँ जो ओरिएंटलिस्ट प्रोजेक्ट चल रहा था, हिंदू कॉलेज का बनना और फिर जॉन गिलक्रिस्ट वगैरह, इसका जबान पे और नॉवल के डेवलपमेंट पे क्या कोई असर है? देखिए जबान पे असर तो उनका ये है, पूरे अंग्रेजों का, फोर्ट विलियम कॉलेज का और ग्रेयरसन का और दूसरे जितने भी ये माहिर यानी लिंग्विस्टिक थे, माहिर लिसानियात थे, कि इन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच में दीवार खड़ी की। इन्होंने बाकायदा ये
फोर्ट विलियम कॉलेज की एक कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है कि हिंदी हिंदुओं की जबान है और उर्दू मुसलमानों की जबान है। एक जगह तो ये लिखते हैं कि ये हिंदू हिंदू नाम नहीं लिया उसने, लेकिन लिखा यही कि ये लोग बेवकूफ हैं, ये अपनी हिंदी को हिंदू अपनी जबान क्यों नहीं कहते। तो इससे पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये जबानें स्क्रिप्ट के एतबार पे मजहब से हो जाएंगी। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों ने, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की किताब जो है वो पर्शियन स्क्रिप्ट में है, उर्दू स्क्रिप्ट जिसे आप कह सकते हैं। तो पद्मावत और अखरावट जो है इनकी किताबें, लेकिन ये किसी के दिमाग में नहीं आई थी। ये पहला बीज जो बोया है ये फोर्ट विलियम कॉलेज से बोया गया, और उससे पहले एक दो लिंग्विस्ट ने जो किताबें लिखी उसमें बाकायदा ये कहा गया है। वरना दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जबानों को ये कह दिया जाए। जहां तक नॉवेल का असर है, तो नॉवेल तो हमारे यहाँ ऐसा जोनर है जो इन्हीं के यहाँ से आया है। भाई उससे पहले हमारे यहाँ तो नॉवेल था नहीं, और जिन्होंने भी नॉवेल लिखे, चाहे डिप्टी नजीर अहमद हो या मिर्जा रुस्वा हो, इन्होंने इंग्लिश नॉवेल पढ़े पहले। मिर्जा रुस्वा के नॉवल में तो बाकायदा बातचीत हो चुकी है उनकी, डिप्टी नजीर अहमद की, कि उन्होंने जो प्लेग पे एक नॉवल लिखा हुआ है ब्रिटेन का 1700 कुछ का, उसका तर्जुमा तकरीबन उन्होंने किया। तो नॉवल के असरात तो हैं। अगर नॉवल ना होता इंग्लिश में तो शायद हम लोग बहुत सारे बड़े फख्र से कहते थे हमारे यहाँ दास्तानें मौजूद थी, उन्होंने दास्तानों को नॉवल बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके यहाँ नॉवल एक पुराना जोनर था, और उसी से हमने, हमारे यहाँ उर्दू हिंदी में उसी से आया। ये मैं तो मानने को तैयार हूँ। लेकिन जबान की जो सियासत है उसने तबाह कर दिया है अंग्रेजों ने उन्हें बाकायदा। अगर आप ये देखें कि 1860 के आसपास बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के मुलाजिम थे। उधर से वो हिंदी के लिए लड़ रहे थे, इधर से सर सैयद के साथ उर्दू के लिए लड़ रहे थे। और वही आगे चल के आपने, आज तक वो बहस चली आ रही है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने उर्दू की मुखालफत में और हिंदी की मुखालफत में मज़ामीन लिखे। सब आदाब आदिल। खालिद साहब आदाब, आदिल बोल रहा हूँ। जी जी आदिल साहब, आप शामिल थे। जी जी, मैं सुन रहा था। आदाब। हाँ अभी आपने जिक्र किया कि कमर रहीम साहब ने किसी सूरत उमराव जान अदा का फोटोग्राफ भी हासिल कर लिया था। और और उसके बाद आपने जिक्र किया, आपने अर्ज किया कि आपके नजदीक वो एक हकीकी किरदार नहीं है, हकीकत मतलब आप मानते हैं। तो कभी आपको ये ख्वाहिश नहीं जाहिर हुई कि आप तो मौक़िफ़ भी है कि आप यकीनी तौर पर ये जान ले कि वो हकीकी किरदार थी या नहीं थी? और देखिए अगर ये ये अब, पता लग जाता तो उसकी उस नॉवल को पढ़ने पढ़ने में क्या हम उसे फिर ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन के जोनर्स के तौर पर पढ़ सकते हैं? नहीं आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसकी सूरत कोई है नहीं। मैंने बताया कमर रईस साहब ने तो एक तस्वीर भी थी जो ऐवान उर्दू में शाये की गई थी, और वो उस पर इंतकाल हो गया उनका, वरना वो इस पे काम कर रहे थे और उनके पास बहुत मटेरियल इकट्ठा था। अब वो उनके इंतकाल के बाद हमने मटेरियल तलाश करने की कोशिश की, उनके घर भी मैं गया, लेकिन वो पता नहीं चला कहाँ गया, बिल्कुल कोई दस्तयाब नहीं है। ये कोशिश तो बहुत लोगों ने की, लेकिन एक अंदाजा ये, इस पे कुछ हो नहीं सकता अभी तक कि वो, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी राय ये है कि हकीकी किरदार था ये इसमें। मगर वो शेर है ना कि फसाने अपनी मोहब्बत के सच हैं, पर कुछ कुछ बढ़ा भी देते हैं हम जेबे दास्तां के लिए। तो मिर्जा रुस्वा चूंकि राइटर थे, तो जेबे दास्तान तो इसमें जरूर है, कुछ ना कुछ उन्होंने इजाफे भी किए होंगे, अगर उसने सही अपनी कहानी बयान भी की होगी तो। लेकिन ये है कि नावल जो है वो मिर्जा रुस्वा का है, ये नावल ऐसा नहीं हो सकता उन्होंने डिक्टेट किया। अगर आप ये देखें ना, मैं इस पे कह रहा हूँ उसकी खूबी क्या है, जो फिल्म बनी इस पे मुजफ्फर अली वाली, बात वाली का नहीं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें स्क्रिप्ट को ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जू का तू इस्तेमाल कर लिया गया, डायलॉग तक भी। अगर आप ये देखें ना, वो अमीरन को जब खरीद के लाती है और वहां पूछती है उनसे, कोठे में बेचती है, तो वो तारीफ करती है, तो कहती है हाँ आदमी का बच्चा है। वो बिल्कुल सेम डायलॉग फिल्म में मौजूद है। जी जी, इससे तो इत्तेफाक है। जी, जी बहुत शुक्रिया। भाई अगर आपके पास वो मजमून हो रतननाथ सरशार वाला, तो इन्हें रमन साहब को भेज दीजिए। हमारा जो मजमून है वो हमारे पास कहीं पता नहीं है, नहीं वो। जी जी, जरूर जरूर। हाँ ये थोड़ा सा ही दिलचस्पी है मैं उस। सर जी जी चलिए चलिए चलिए। रमन दरअसल मेरा आप
चलिए आप पूछ लीजिए मैम, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। मेरा दरअसल बस यही सवाल था कि कल रमन ने मेरे ख्याल से ग्रुप में एक ये बात उठाई थी, टाइमलाइन मैच नहीं करती है, क्योंकि सन 1857 की मिर्जा रुस्वा की पैदाइश है और उमराव जान के अपने अकाउंट के हिसाब से 1857 की गदर में वो काफी उम्र मतलब उनकी हो चुकी थी। तो यानी कि 1857 में अगर वो ऑलरेडी गदर का पार्ट थी अपनी यंग एज में और मिर्जा रुस्वा पैदा ही हुए थे, और उसके बाद मतलब मिर्जा रुस्वा अगर मान लीजिए 20-25 की उम्र में भी उनसे मिले, तो भी उनके बीच में एक लंबा एज गैप रहा होगा। और जिस तरह का उनका मजाक है, जिस तरह का टोन है उनका उमराव जान के साथ, तो वो टाइमलाइन कुछ फिट नहीं बैठती। नहीं, बिल्कुल सही आपकी बात। उसमें 1857 का बैकग्राउंड है, लेकिन नॉवेल बाद में लिखा गया है। और अगर वो मान लीजिए मिर्जा रुस्वा से उस वक्त तक जिंदा होती तो वो बुजुर्ग हो गई होती मिर्जा रुस्वा की उम्र में। तो ये हो सकता है कि वो बहुत सीनियर हो और उन्होंने कहानी बयान की हो। लेकिन इसमें ये देखिए कि ये भी जरूरी नहीं है कि उसने 1857 की बयान की हो। ये मिर्जा रुस्वा का अपना कलम है। और फिक्शन में इतना तो राइट है ये। देखिए, खुशवंत सिंह ने एक नॉवेल लिखा था, न्यू दिल्ली। खुशवंत सिंह एक जमाने मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने मुझ पे एक कॉलम भी लिखा था, तो मैं उनके पास बहुत जाता था। तो उसमें मीर तकी मीर का उन्होंने जिक्र किया है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने हमारे इतने बड़े शायर को बिल्कुल मस्त राम बना दिया, इतना बदकिरदार उसको आपने दिखाया है। तो ये तो कुछ अच्छा नहीं लगता कि मीर के साथ बड़ी ज्यादती आपने नॉवेल में की। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मीर के बारे में बहुत कुछ मुझे किसी ने बताया नहीं, और मैं उसे बहुत दिन तक तो यही सोचता रहा कि वो शिया थे या सुन्नी थे, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने कहा ये बात तो आप मुझसे ही पूछ लेते, मैं बता देता। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे पास था, मगर फिर एज ए फिक्शन राइटर मेरा हक भी है ना कि मैं उसे आगे बढ़ाऊं। तो ये सब मिर्जा रुस्वा का फिक्शन राइटर है, फिक्शन का हक है उनका बतौर फिक्शन राइटर के। इसमें हकीकत अगर सिर्फ होगी तो कहानी ये होगी कि तवायफ लाके एक लड़की लाके बेची गई और उसे तवायफ बनाया गया। बाकी जो है इसमें, या एक दो जगह एक नवाब किसी का जिक्र होगा, ज्यादातर इसमें फिक्शन है। कहानी का किरदार असली हो सकता है सिर्फ, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसा होगा। ये टाइम लाइन वाली बात बिल्कुल ठीक कही आपने। लेकिन यह है कि अगर ये 1890 के आसपास आया था नॉवेल, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 साल पहले भी वो मिली हो, तो काफी एज उनकी फर्क हो गई होगी। तो जी शुक्रिया सर, समझ गए। जी सर मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है उमराव जान से। अभी जी मीर का चूंकि जिक्र चला इसलिए, और मैं मीर की बहुत बड़ी मुरीद हूँ। अच्छा। सो मीर के बारे में और कहाँ से पता चल सकता है आबे हयात को छोड़ के? जिक्र मीर तो पढ़ा है मैंने, पर उसमें तो ऑटोबायोग्राफी वो कुछ कहते नहीं है, कुछ लिखते नहीं है, ज्यादातर दिल्ली का जिक्र किया है। देखिए, जिक्र मीर में भी असल में क्या होता है कि हमारी सबकी बड़ी ख्वाहिश होती है ना कि हमें हर तरह से लोग बेहतर समझें। अगर बायोग्राफी लिखते हैं तो झूठ पे काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी तो जिक्र मीर में उन्होंने अपने बाप का जिस तरह जिक्र किया है, किसी दूसरे रेफरेंस से उसको वेरिफिकेशन नहीं होता। जी लेकिन मीर पर बहुत सी किताबें हैं। आपने ख्वाजा अहमद फारूकी की बहुत अच्छी किताब है मीर तकमीर हयात और कारनामे। और मीर के बारे में आप ज्यादा क्या जानना चाहती हैं, उनकी पूरी जिंदगी के बारे में मालूम है? मैं पर्सनल लाइफ उनकी थोड़ी सी जानना चाहती हूँ। देखिए, एक बात और मैं आपसे बताऊं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मीर की हालत बहुत खराब थी, बहुत गरीब थे। दिल्ली में तो उनकी हालत यकीनन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब वो लखनऊ पहुंचे तो उनको आसिफ उद्दौला ने पैसा देकर बुलाया था और उनको 200 रुपये महीना पर मुलाजिम रखा। उस वक्त के 200 आज के मेरे ख्याल से 10-15 लाख से ज्यादा होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तनख्वाह किसी की नहीं होती थी। जी और उन्होंने एक किताब लिखी है फैज मीर। उनके एक जी बेटे का नाम था फैज जी अली। जी जी उसके लिए उन्होंने फैज मीर किताब लिखी थी। उसके हवाले से मसूद हसन रिजवी अदीब ने लिखा है कि वो, अच्छा, ये तो आजाद ने भी लिखा है कि एक उनके पास एक दोस्त ने ऐसा बंगला दिया था जिसका खिड़की बाग की तरफ खुलती थी। ये बात याद है ना आपको? जी जी जिसे वो बंद किए बैठे रहते जी थे, उन्होंने कहा मैं इस बाग से। तो इसका मतलब अगर लखनऊ में किसी के पास इतना बड़ा बंगला था जिसमें बाग था, जिसमें खिड़कियां बाग में खुलती थी, तो वो आदमी जी गरीब तो नहीं था। और मसूद हसन रिजवी अदीब ने ये लिखा है कि उनके पास घोड़ा था, एक तांगा था, तांगा घोड़ा तांगा चलाने वाला। एक गुलाम था, जो जमाने मुलाजिम गुलाम कहलाता था, वो था। तो ये सब प्रॉस्पेरस किस्म के
शायर थे, लखनऊ में अच्छी खासी उनकी जिंदगी कट रही थी, इतने गरीबी में नहीं थे। उनकी एक बेटी थी बेगम, उसका कहा जाता है कि शादी की रात में इंतकाल हो गया था। और दो बेटे थे, मीर कल्लू अर्श और फैज अली। जी जी और जी बेगम के बारे में एक शेर उनका मशहूर है, जो उनके दीवान में तो है नहीं, कहा जाता है कि मीर का है। ख्याल आया है वे जाने जहाँ इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। वो शादी की रात में उसका इंतकाल हो गया था। जी, बेटी के लिए ये शेर कहा जाता बेटी है के कि लिए उन्होंने कहा कहा। जाता, बेगम तखल्लुस था, वो भी शायरी करती थी। जी। और सर, उनके जो अफेयर्स थे, जो मामलात इश्क उनकी मसनवी में है, ये सबको हम लोग सच माने, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन में नैरेटेड है, वो और ख्वाबो ख्याल दोनों जो है फर्स्ट पर्सन में नैरेटेड है। मुझे नहीं लगता कि ये, देखिए असल में एकदम इल्जाम लगा देते हैं लोगों पे, होमोसेक्सुअलिटी का इल्जाम उन पे है। जी उनके यहाँ मीर के जो 6 दीवान हैं उनमें से 350 शेर होमोसेक्सुअलिटी के हैं। जी ये असल में एक जोनर था, शहर आशूब, जो ईरान से हमारे यहाँ आया था। उसमें शहराशो का मतलब जिनकी वजह से शहर में हलचल है, हलचल है, ऐसे लड़कों का जिक्र। तो उसमें खास तौर से जो नीची जात वाले लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता था। और ये उस, आज तो हमें ये बात बहुत बुरी लगती है कि हम जात जमात की बात करें, लेकिन उस जमाने में ऐसा तो लगता ही नहीं था कि ये पढ़े लिखे लोग कभी तालीम भी हासिल करेंगे, दूसरे दर्जे के लोग। तो उन पे तंज था। और मीर के यहाँ सिपाही ज्यादा, पिसर ज्यादा, सुनार का बेटा, अत्तार का बेटा, इस तरह के अच्छा। जिक्र है। तो जी अगर हकीकत होती तो एक आध जगह सही हो सकती, 100 जगह सही नहीं हो सकती जी वो बात। जी। वली ने अपनी शायरी में तो बाकायदा नाम लिए हैं 3-4 लोगों के। अच्छा। हाँ, तो मीर के यहाँ ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ऐसा कि उनकी मसनवियात में या उसमें जो भी कुछ है वो। जी, आपने एक किताब बताई, मीर तकी मीर, हयात और कारनामे है। हाँ, ये ख्वाजा अहमद फारूकी की किताब है, और जी ये अभी कुछ दिन पहले शायद एनसीपीएल ने फिर शाये की है। जी। हाँ सर, मेरा भी एक सवाल है आपसे। जी जी जी। उमराव जान अदा में पेश की गई हमारी तहजीब की तस्वीर क्या आजकल भी किसी फॉर्म में नजर आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आती मेरे को। अब तो वो लखनऊ भी नहीं रहा ना, जैसे जो अगर लखनऊ में कहते थे। देखिए, वाजिद अली शाह की एक किताब है, उसका नाम है परी खाना, उनकी डायरी है ये। उसमें उन्होंने 125 से ज्यादा महबूबाओं का जिक्र किया है। आजकल तो वो प्राइम मिनिस्टर भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ओके। और ट्रम्प भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो सबसे बदनाम आदमी है। तो ये हालात आजकल दूसरे बदल गए हैं। तो ना कहीं तहजीब नजर आती है, और ना इस तरह की गुफ्तगू करने वाला, ना ऐसे मौसीकी कहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं हो गई। हम्म, सर, ये स्मृति मैम ने जो अभी अभी बात पूछी थी मीर के हवाले से, उसमें मैं एक जी इजाफा करना चाहता हूँ सर उस सवाल में। क्योंकि जी जी। मैं और मैम एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि मीर का हुलिया, क्या मुस्तनद तौर पे हम सर कह सकते हैं कि मीर का हुलिया क्या था? क्योंकि मैं बताता हूँ आपसे, मैंने अभी जामिया में एक लेक्चर दिया मैंने। वहाँ जामिया में कुछ सेंटिनरी मनाई जा रही है। तो मैंने उसके लिए टॉपिक दिया था कि आज़ाद और उनकी बुल अजबियाँ, यानी अजब अजब उनकी बातें। मैंने कहा कि उनकी खूबी ये है कि किसी को वो उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। अब आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात कि मीर की जो कहानी बयान की जाती है वो ये है कि उनके पास किराए के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने तांगे में साझा कर लिया जी किसी से। और जब उसने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया ये तो हमने तांगे में साझा किया, ये नहीं कि बात करके जुबान भी खराब कर लेंगे। अब असली कहानी ये है कि एक तो पैसे की कमी नहीं थी। आसिफ उद्दौला के मामू थे सालार जंग, उन्होंने बाकायदा पैसा भेज के बुलवाया था, तो पैसे की बात नहीं थी। दूसरी बात ये, उनके साथ जो जाने वाला आदमी था कोई जाहिल आदमी नहीं था जिसे ये कह दें कि सादत अली खान आसिम ने तो लिख दिया है कि लाला बैठ गया था। इन मौलाना आजाद ने भी ऐसे बयान दिया, कोई कम पढ़ा लिखा जाहिल आदमी था। दिल्ली के एक शायर थे जो मीर हसन के उस्ताद थे, उनका नाम था जिया दिल्ली, जी वो उसमें उनके साथ जा रहे थे। और ये दोनों अपने अपने जोम में, दोनों अपनी शायरी में समझते थे। शायर तो आप भी देखिए ना, आज भी जो मशायरा आता है स्टेज पे,
घटिया से घटिया शायर भी चुपचाप बैठा रहता है, जैसा गुस्सा आ रहा है, किसी शेर पे दाद नहीं देगा आपको किसी दूसरे शायर के। तो वो एक दूसरे के जोम में बैठे रहे कि हम बड़े शायर हैं, वो बात नहीं की उन्होंने। अच्छा, अब आपने की हुलिये की बात, तो आजाद ने हुलिया जो बयान किया है उस पर जरा गौर कर लें आप। उन्होंने एक 50 गज की एक पगड़ी बांध रखी थी, एक तरफ तो उसे नाजुक मिजाज आदमी बता रहे हैं आप, और कहते हैं 50 गज की घेर का शलवार पहन रखी थी, एक तरफ पिस्तौलिए का थान उड़स रखा था, दूसरी तरफ लंबा सा रुमाल लगा रखा था, एक तरफ कटार लगा रखी थी, एक तरफ पिस्तौल लगा रखी थी। क्या मीर जैसा आदमी ये 10 किलो वजन संभाले फिरेगा? ये असल में दिल्ली के गुंडों का और शोहदों का हुलिया जी है। जी। उस जमाने में जो दिल्ली के शोहदे किस्म के लोग, आवारा किस्म के लोग थे, उनका हुलिया था। तो आजाद ने उनका हुलिया लिख दिया। और आज तक किसी ने आजाद से ये सवाल नहीं किया कि भाई तुम्हें हुलिया कहाँ से मिला है। 1810 में मीर का इंतकाल हो गया, 1880 में ये किताब लिख रहे हैं, तो 70 साल बाद उन्हें बताने वाला कौन है कि उसका क्या हुलिया था? मैं अपने, मेरे दादा क्या शेरवानी पहनते थे या कोट पहनते थे, मैं नहीं बता सकता। तो कौन बताएगा इस बात को? तो इसलिए मीर का हुलिया कहीं ऑथेंटिक मौजूद ही नहीं है। और पुराने जो तस्करे हैं उसमें किसी, आजकल जो खाका लिखते हैं उसमें तो लोग जिक्र करते हैं उसका चेहरा लंबा था, उसका कद लंबा था, आज वो, उस जमाने में इसका रिवाज ही नहीं था। तो और ये जो फोटो एक चल रहा है, मुझे तो इसकी भी शुबा है, फोटो कहाँ से बना होगा मीर का? बस एक आध बना लेते हैं लोग तो फिर चल पड़ता है। सर मेरा भी एक सवाल था जी जी। कि जैसे हमने उमराव जान पढ़ा तो गालिबन 1899 की और नॉवेल थी, तो हमने लखनऊ की तहजीब देखी। तो आज 125 साल गुजरने के बाद आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी तहजीब वहां पे बची है, थोड़ी बहुत बची हुई है, या वो भी खत्म हो गई है इतना लखनऊ नहीं, में? कुछ देखिए, जो पुराने लोग हैं वो वफादारी तो अभी भी है, जो वहाँ ओरिजिनल लखनऊ के रेजिडेंट्स हैं। तो बाहर से लोग आ जाते हैं ना, तो हर जगह की जो दिल्ली की तहजीब आप देख लीजिए, हर जगह, खुद छोटे छोटे शहरों में जो गांवों से लोग आ जाते हैं, तो तहजीब जो है वो बदल जाती है। लेकिन जो पुराने वफादार लोग हैं वो अभी भी इसी तरह रहते हैं, इसी तरह उनकी बातचीत होती है, इसी तरह खाने वाने भी वो कोशिश करते हैं, जो जी प्रॉस्पेरस जी। लोग हैं। एक जी आज जी। जो है पान की दुकान वगैरह में हम लोग जाते आते हैं तो आज भी उनको अदाब करते हैं, हम एक चचा बैठते हैं हाँ हाँ। तो नहीं, अभी आज भी देखिए, पाकिस्तान दुआ की एक पढ़। खातून थी जिन्होंने उर्दू में पीएचडी की थी, वो लखनऊ गई किसी बात, कोई किसी लाइब्रेरी में या किसी में, तो उनसे उनके दोस्तों ने कह दिया कि देखिए, पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान में ही बहुत बार्गेनिंग होती है, आप कोई चीज खरीदें तो जरा बार्गेनिंग कीजिएगा। तो उन्होंने केले खरीदे, तो उसने पूछा कितने हैं, कहना 4 रुपए दर्जन है। तो इन्होंने कहा 3.5 रुपए ना दीजिएगा? तो उन्होंने कहा 4.25 वाले, तो दिल में तमन्ना लिए चले गए। ये उन्होंने कहा। एक साहब ने अपनी बायोग्राफी लिखी है, वो पुरानी बायोग्राफी है हालांकि, लेकिन उन्होंने लिखा है, वो लखनऊ गए, उन्होंने एक तांगा किराए पे किया, और वो चाहते थे कि सारे बिल्डिंग घूम लें एक ही दिन में, सब जगह जो जो तारीखी इमारतें उनके बारे में पता चल जाए। और जब वो वहां गए, तो जो भी तारीखी इमारत आती वो तांगे वाले से पूछते, तो वो झुंझला के जवाब देता। एक दो तीन शाम तक जब वो आए वापस, तो उन्होंने उससे कहा, तांगे वाले से, भाई मैंने बहुत लखनऊ की तहजीब के बारे में सुना था, लेकिन आज बहुत मायूसी हुई, और मैं आपसे जब भी कोई बात कहता था आप झुंझला के जवाब देते थे। तो उन्होंने कहा, हुजूर मैं सुबह से गजल कह रहा था, जब मतला कहता, जब एक शेर कहता, जब भी आप कुछ पूछ लेते थे, इसलिए मैं झुंझला जाता था। तो कुछ ना कुछ तो अभी भी बाकी है वो। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर। सर मेरा एक सवाल है, जी। थोड़ा मोरालिटी को लेकर है कि जो तहजीब की बात हो रही है या जिस तहजीब का सेलिब्रेशन है उमराव जान में, हालांकि मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वो सेलिब्रेशन नहीं है, वो एक अक्कासी है उस वक्त के समाज की। ना, तो उस काशी है। तहजीब को सेलिब्रेट करना कहाँ तक जायज है, जबकि हमें साफ दिखता है कि दरअसल ये तहजीब एक पर्दा है, जो बड़ी बदसूरत समाज की एक शक्ल है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है औरतों का, और उसके ऊपर एक बेसिकली तहजीब का गिलाफ चढ़ाया गया है। तो उसको सेलिब्रेट करना कहाँ तक जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग तो इसे, देखिए, मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा था, मैंने अभी वाजिद अली शाह की किताब एडिट की है, परी खाना के नाम से, और मुझे इतनी घिन आई उसमें। उन्होंने जो पूरे हवाले उसमें दिए हैं, तफसील से उनके बारे में लिखा है। देखिए,
वाजिद अली शाह की बदनामी बहुत है, उसमें कुछ चीजें अच्छी भी बहुत थी। वो उसमें क्या हुआ कि जब उनकी बारात जा रही थी तो हाथी से एक दुकान पे कुछ नुकसान हो गया। उसने अपनी बारात रोक दी, वो दुकान बंद थी, उसे तलाश किया गया, उसे पहले हर्जाना दिया गया और तब उसके बाद वो आगे चला। वाजिद अली खान के जमाने में रिश्वतखोरी आम थी। इन्होंने आके रिश्वतखोरी बंद कर दी, अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और एक चांदी का, जो वो चलते थे, चांदी का बॉक्स साथ साथ चलता था जिसमें लोग कंप्लेंट कर सकें और फौरन सामने खुलवाते थे और उस पर एक्शन लेते थे। ये एक जिंदगी तो ये थी। दूसरी जिंदगी ये थी जिसे घिनौनी जिंदगी, कि वो 8 साल की उम्र से ये सब कुछ करते चले आ रहे थे। 125 लोगों का तो तारुफ है परी खाना में, और उसमें किस तरह से क्या किया कि रात में हुलिया बदल के कहीं पहुंच गए, किसी के साथ किसी की शोहरत सुनी और उसके पीछे पीछे पहुंच गए। तो वो सेलिब्रेशन का कोई सवाल नहीं है। उस वक्त भी सेलिब्रेशन नहीं था, लेकिन उस वक्त चूंकि हया मर चुकी थी इन लोगों की, इनके दिमाग में ये बात नहीं आती थी कि ये बुरी बात है कोई। क्योंकि असली बात यह है कि उन्हें मुआशी फिक्र कुछ नहीं थी, रुपए पैसे की रेल पेल थी, और बस उसके बाद उन्हें सिर्फ यही काम था, खाना और ये करना, उसके बाद तो कुछ। और आसिफुद्दौला से चला था ये, उसके बाद चलता ही रहा। तो इसमें सेलिब्रेशन की कोई बात नहीं है, शर्मनाक बात है। मगर ये हमें मानना पड़ेगा कि ये इंस्टीट्यूशन था एक, और बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन था वहाँ। जी। वो मसला मेरा रोमांटिसाइजेशन से है उस चीज के। अ, उसमें अपनी कई खूबियां हैं बेशक, लेकिन किसी चीज का जब इतना बैकग्राउंड इतना भयावह हो तो उसको रोमांटिसाइज करना मुझे आज के वक्त में सही नहीं लगता। आज के वक्त नहीं, किसी वक्त भी सही नहीं है ये तो। आप बताए ना, ये इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है जो एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद पे खड़ा था और खड़ा है। इसमें वो उन्होंने ये ठीक है कि इसे ग्लोरीफाई कर दिया कि हम, अच्छा उसमें देखिए उनकी कैटेगरीज थी अलग अलग। उसमें जी। कैटेगरीज भी ये थी कि जो डेरादार थी वो तो बाकायदा, वैसे सबसे हाईएस्ट कैटेगरी की, फिर डेरादार होती थी, पतुरिया, बेसवा, और ये फिर सब ये हाँ। सब होती थी। लेकिन उसमें उसमें ये नहीं था कि आदमी जो यानी जिस्मानी ख्वाहिश है वो सबसे पूरी नहीं होती थी, उनके लिए अलग थी, पीछे दरवाजे उनके बने हुए थे, और उसके लिए अलग से एक लफ्ज भी था उनके यहाँ आपस में। हम्म। तो कभी ये नहीं कहते थे ये किया है, बल्कि वो बताते थे तमाशबीनी करके आए हैं। जी। तमाशबीनी कहलाती थी उनके यहाँ। नहीं, बिल्कुल, लेकिन इसे कंडेम किया जाना चाहिए हर लिहाज से। इसमें तो कोई, एक तो तारीफी चीज है उसे, लेकिन ये नहीं है कि इसमें किसी तरह भी उसे ग्लोरीफाई किया जाए या उसे रोमांटिसाइज किया जाए। कोई उसमें पॉइंट ऐसा नहीं है। अगर कोई सलीके से तंबाकू पान खा रहा है या कबाब खा रहा है तो उसमें हमें क्या एतराज है, लेकिन ये जो हाँ। इंस्टीट्यूशन है ये तो बिल्कुल काबिल एतराज है। शुक्रिया सर। जी सर, मेरा एक सवाल सर एक मुश्तरका ज़बान और तहजीब के लिहाज से है। जैसा सर आपने भी अभी अभी अर्ज किया कि ऐसा तो नहीं था कि मीर के साथ कोई लाला किस्म का आदमी बैठा था। ये एक हवाला है सर। दूसरा हवाला है जैसे तौबतुन नुसू जो डिप्टी नज़ीर अहमद की किताब है, जी उसमें एक सीन है सर, डायलॉग जब हम देखते हैं तो इनका जो वो नुसू है, नुसू के बेटे का दिल्ली के बाजार में कहीं झगड़ा हो जाता है, एक लाला होते हैं। तो जो जी जी लाला के डायलॉग हैं सर, वहां पे दिल्ली के हैं वो लाला भी सेठ जो हैं, जी। उनके डायलॉग गलत तलफ्फुज के साथ हैं, मतलब उसमें शीन काफ दुरुस्त नहीं है उनके डायलॉग्स में। हाँ और हाँ इसी इसी तरह सर मौलाना हाली, शमसुल उलमा मौलाना हाली ने जो मुकदमा शेर व शायरी लिखा है, उसके पहले 20-30 पन्नों में ही ये एक जगह एक डायलॉग आया है, डायलॉग क्या मतलब एक फिक्रा आया है उसमें। उन्होंने कहा है कि फारसी, तुर्की और उर्दू ये तीनों खालिस्तान मुसलमानों की जबानें हैं। उन्होंने ये एक लिखा है उन्होंने। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सर एक मुश्तरका हिंदू और मुस्लिम की जबान उर्दू कभी रही है, या सर कॉस्मोपॉलिटन शहर जैसे लखनऊ और दिल्ली में भी दोनों की जबानों में कुछ फर्क होता था सर? बिल्कुल नहीं होता। देखिए, जाहिल आदमी की और पढ़े लिखे आदमी की जबान में तो फर्क था। मौलाना हाली भी अंग्रेजों के परवरदा थे, उनके दिमाग में भी ये बात बिठाई गई होगी। उन्होंने एक जगह और भी लिखा है। एक तो हालांकि उन्होंने एक बात तो बड़ी अच्छी लिखी है, जो हालांकि इम्प्रैक्टिकल है, कि किसी भी जबान में उर्दू में शायरी करने के लिए जो आदमी सिर्फ फारसी और अरबी के बूते पे करते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे बगैर घोड़े के गाड़ी चला रहे हैं, जब तक हिंदी ना जाने। उन्होंने ये भी लिखा है। हालांकि कोई आदमी अगर शायरी करे तो उसे 4 जबानों में परफेक्ट होना चाहिए, मुश्किल काम है। मगर एक जगह और भी उन्होंने ऐसा हवाला दिया है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में लातादाद शायर थे जो
वही मुसलमान नहीं थे। और मजमूए नग़्ज़ एक किताब है, उसमें दिल्ली के, तो ये बात 1790 के आसपास की है। उसमें 300 शायरों का जिक्र है, जिसमें उसमें हर पेशे के आदमी मौजूद हैं। ये उर्दू हमेशा ही सबकी जबान रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ लोग ये बात भी कहते रहे जो आपको ने जिसकी तरफ इशारा किया, ये भी हर जमाने में ही कहते रहे हैं। और वो वही वो रसा जो थे, हरिश्चंद्र नाम था ना जो हिंदी के शायर, उन्होंने, उनका रसा तखल्लुस था, उर्दू पे दीवान मौजूद है, फिर उन्होंने कह दिया कि उर्दू जो है ये तो तवाइफों की जबान है। जी, तो ये जब सियासी एक ये था बिल्कुल। तो सियासी खेल जब भी चल रहा था, आदमी चल रहा था, हमारे नामवर सिंह जैसे आदमी, जो इतने बड़े आदमी थे, प्रोग्रेसिव राइटर थे, और मेरे तो बहुत दोस्त थे, मैंने एक किताब उनके नाम डेडिकेट की, बुजुर्ग दोस्त थे मेरे, मगर उन्होंने एक मजमून लिखा, बासी भात खुदा का साजा। उन्होंने उर्दू पे तरह तरह के इल्जाम लगाए, और मैंने उनसे कहा भी, तो कहने लगे आपने मेरी पीड़ा को नहीं समझा। तो पीड़ा उनकी समझ में आए ना आए, लेकिन ये जरूर है कि ऐसी पॉलिटिक्स में हम सब लोग पढ़ते रहे हैं बहुत जमाने तक। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा कि हर एक जबान में और हर एक तहजीब में एक रिसेप्शन का अमल चलता रहता है। जैसे आपने अभी कहा कि नॉवल का जो जॉनर है वो अंग्रेजों के यहाँ से आया तो हमने इंग्लिश उसको से आया, रिसीव इंग्लिश किया। से, जी जी। जी जी। तो वैसे ही ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज ने ये जो दूई पैदा करी हिंदी और उर्दू के बीच में, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या ये कहा जा सकता है कि पुराने शायरों में उर्दू के खासकर संस्कृत का जो पोएटिक्स है यानी काव्य शास्त्र ट्रेडिशन जो है उसका कुछ असर नजर आता है या उसका कोई तारीखी शवाहिद मौजूद हैं उस बात के कि हाँ उन्होंने बिल्कुल है। असर को। देखिए, मीर के मामू थे सिराजुद्दीन खां आरजू, वो संस्कृत के आलिम थे। और अली हसीन जो एक शायर आया ईरान का, वो हिंदुस्तानियों को बड़ी करीबी नजर से देखता था। वो कहता था शेर खूब मानी नदारत, यानी इनके शेर सुनने में अच्छे लगते, मायने नहीं है। लेकिन वो उन्होंने उसे बताया कि हमारे यहाँ जो तुम लिए फिरते हो, हमारे तो संस्कृत में हजारों साल से मौजूद है। तो जिस उर्दू में ये बात कम लोग ऐसे गुजरे हैं जो संस्कृत जानते हो। मौलाना आजाद जानते थे, मोहम्मद हुसैन आजाद। इकबाल खूब संस्कृत जानते थे। इकबाल ने गायत्री मंत्र का तर्जुमा किया है, और जब पहली बार वो पब्लिश हुआ, तो उन्होंने उसके साथ एक नोट लिखा। और उन्होंने वो जो गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भूर्भुवस्सुः। तत्सवितुर, उन्होंने तत्सवितुर के बारे में ये लिखा है कि ये लफ्ज जो है ये अनट्रांसलेटेबल है। जो संस्कृत जानते हैं वो समझते हैं कि दुनिया की किसी जबान में इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। सिर्फ मैंने बहुत कोशिश करके नूरे अजली इसका ट्रांसलेशन किया है। तो कुछ लोग जानते हैं बिल्कुल। और जो पुराने लोग थे उनमें जो संस्कृत जिस जमाने में पढ़ी जाती थी उसके असरात भी कहीं ना कहीं नजर आते होंगे। तो लेकिन देखिए, उर्दू के शायर चाहे गालिब हो चाहे मीर हो, इसमें किसी पे भी ये बात नजर नहीं आती जो जो ये अंग्रेज लोग कह रहे थे। हालांकि मीर का दीवान जो था पहले वहीं से छपा था, फोर्ट विलियम फोर्ट कॉलेज से विलियम्स। 1810 में। हाँ, लेकिन उनकी शायरी में क्या नजर नहीं आता, वो तो ताके हरम हो या कि दिया सोमनाथ का, वो तो हमेशा यही कहते रहे कि कोई फर्क नहीं है। जी, उन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स को भी लिया, जैसे वाराह बहुत को लिया, बहुत सारे, बहुत लिया है जो जो। अचंभा लिया। जी जी, बहुत लिया है मीर ने। सर, ये हिंदी और उर्दू में जो मैं आजमगढ़ से हूँ बेसिकली, मेरे फादर का घर, वालिद का घर आजमगढ़ में है। खास आजमगढ़। जी, खास आजमगढ़, अच्छा। शिबली नोमानी का शहर। जी जी जी। और मतलब खुशनसीबी ये है कि हमारे घर, आपने हरिऔध जी का नाम सुना होगा। हाँ हाँ, वो जी, अयोध्या तो सिंह हरिऔध जी है हमारे वो। हमारे ग्रैंडफादर के मामू थे, लेकिन वो हमारे हाँ, घर में रह के उन्होंने प्रवास लिखा। अच्छा तो अच्छा। उस, और नोमानी साहब और वो सेम एरा के थे। जी जी तो जी। बहुत हिंदी उर्दू लेके बहुत चलता था, ऐसा कहा जाता है, मैंने तो उस नॉवल को पढ़ा नहीं है, कि उर्दू ना हो ऐसा लिख के दिखाइए, शायद नोमानी साहब ने कहा था। तो उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास लिखा था। अच्छा और वो ठेठ हिंदी के ठाठ में कहते हैं कि बिल्कुल भी उर्दू कोई लफ्ज नहीं है।
लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा है, मुझे मजा नहीं आया क्योंकि मुझे उर्दू अच्छी लगती है, थोड़ी मीठी नहीं, बना अगर देती है। हम देखिए, हम कोशिश भी करें ना, मान लो मैं ये उर्दू लिखने की कोशिश करूं कि इसमें हिंदी का एक लफ्ज ना आए, तो ये पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है। है। जी और अगर आएगा तो फिर वो सरिता एक मैगजीन निकलता था ना, आपको याद होगा, जी जी। उसमें एक कॉलम आता था, ये किस देश की भाषा है। तो उसमें जो ऐसी भाषा, ऐसी जबान होती थी जिसमें मुश्किल तरीन जबान, तो उसे वो एक पैराग्राफ देते थे। तो ये हो पॉसिबल। देखिए, हम लोग लड़ते हैं लेकिन गौर नहीं करते, हमारी जो तीन बड़ी जबानें हैं, उर्दू, हिंदी और पंजाबी, इनके अपने नाम दूसरी जबानों में हैं। अगर एक जबान से काम चलता तो कम से कम इनके नाम अपनी जबानों में होते। अपने जुबान। उर्दू टर्किश वर्ड है, पंजाबी पर्शियन वर्ड है, ये हिंदी अरबिक वर्ड है। तो इसलिए, मगर अभी भी आप नजर आ जाती है टीवी पे इधर उधर, किसी किसी तकरीर में कोई ना कोई बात नजर आ जी, जाती है। ये बहस, मेरा मतलब ये था कि ये बहस बहुत पुरानी है और हमेशा से नहीं चलती नहीं, है, ये जब तक पॉलिटिक्स रहेगी रहेगी। अभी तब तक रहे। जी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा ना कि हमें उर्दू पढ़ा के कठमुल्ला बना रहे हैं। और जी। वो जो 14 वर्ड उसमें थे, उसमें से 8 वर्ड उर्दू 8 वर्ड है। के। एक कोर्ट ने फैसला किया कि उर्दू के सारे लफ्ज जो हैं अब निकाल दिए जाएं। और ये फिर उसके बाद जो उन्होंने लिखा कि ये ऑर्डर दस्ती भेजा जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता अब। जी, ठीक है, कुछ मुश्किल लफ्ज हटा दें, लेकिन हमारी बोलचाल में से तो नहीं हो सकते। नहीं हो हम सकती। टर्किश वर्ड यूज करते हैं, हिंदी करते हैं। मैक्सिमम तो हम पर्शियन करते हैं, बहुत ज्यादा पर्शियन, पर्शियन करते हैं। हिंदुस्तान के हिंदुओं की 400 कास्ट ऐसी हैं जो पर्शियन या उर्दू में है। जी, छोटी महाराष्ट्र की, कश्मीर की, वो उनसे छुटकारा पा ही नहीं सकते। ये बहस ही बेमानी है। सर मैं एक और सवाल सर जदीदियत के हवाले से सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम ग्रुप में सर चाह रहे हैं अगले दिनों हम जफ़र इकबाल को पढ़ेंगे सर, और उसके हवाले से अच्छा। जदीदियत से खुद को मुतारिफ करेंगे सर। इस जी, बारे में आपके सर जफ़र इकबाल के बारे में सर आपके तासुरात सरसरी। देखिए, जफर इकबाल ने तोड़ फोड़ बहुत की है जबान के साथ, और कहीं कहीं तो वो बेमायनी हो गए हैं। देखिए, जफर इकबाल बहुत अच्छा शायर था। हमी से था लबे खामोश का करीना भी, हमी से टूट गया जब्त का नगीना भी। बड़े उम्दा उम्दा शेर कहता था। लेकिन वो बीच में कहने लगे ना, चमक चमकार ने शमशेर ने के, अब इसके मायने क्या है मेरी समझ में नहीं आए। वो उनके 8 दीवान हैं। 8 दीवान में जो उन्होंने शरारतें की हैं, पहले तो फारूकी साहब ने उन्हें बहुत सपोर्ट कर दिया, और फिर बाद में तो एक जगह लिखा कि जफर इकबाल ने लफंगापन बहुत दिखाया है। तो वो तोड़फोड़ जो करते हैं, तोड़फोड़ का अमल जो उनके यहाँ है, वो मुझे लगता नहीं कि उससे तजुर्बे से कोई बहुत ज्यादा फायदा उन्हें हुआ होगा। वो बहुत अच्छे शायर थे और उनके 8 दीवाने बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं। भाई, जदीद शेर पढ़ना तो इरफान सिद्दीकी को पढ़िए, नासिर काज़मी, अतहर नफीस, बहुत सारे लोग हैं। ये जफर इकबाल भी वैसे काबिल मुताला शायर हैं, अहमद मुश्ताक हैं, ये सारे जदीद शायर हैं। सर जफर इकबाल के ऊपर सर कुछ अहम मजामीन अगर लिखे गए हों सर, आपको याद हो, अगर कुछ अभी हवाले के तौर पे या बाद में भी आप बता सकते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ मजामीन भी उनके ऊपर पढ़ें। उनकी किताबें आपके पास हैं जो अभी उन्होंने 8 जिल्दों में पब्लिश हुई हैं? वो तो ई बुक की सूरत में ही देखते हैं सर हम, हमारे पास तो अच्छा, नहीं है। नहीं, अगर ई बुक में है तो उसमें प्रीफेस में शमसुल फारूकी का मजमून है, वो देखिएगा आप। अब सर, जदीदियत के लिहाज से एक सवाल है कि जब जबान में कोई चीज तोड़ फोड़ है या जबान में एक नया एडिशन है, इसकी तमीज कैसे करेंगे? क्योंकि जबान तो इवॉल्व होती है, एडिशन होता है, उसमें बहुत चीजें एनरिचमेंट की होती हैं। तो इन दो चीजों के बीच में तमीज कैसे की जाए कि ये तोड़ फोड़ है और ये एक सार्थक एडिशन है? देखिए, मैं बताता हूँ कि जब हमारी जदीद शायरी शुरू हुई ना, तरक्की पसंदों की तहरीक खत्म हो गई, तो हमारे यहाँ फिर एक तहरीक ये हुई, तहरीक ही थी लगभग वो, कि अब जदीद शायरी की जाए। उस जमाने में तो उसमें एक मजमुआ आया जिसका नाम बशीर बद्र, आप सबने नाम सुना होगा। उनका एक मजमुआ आया इमेज के नाम से। अब उसमें जो उन्होंने शायरी की, वो की, कच्चे फल कोट की जेब में ठूस कर, जैसे ही मैं किताबों की जानिब बढ़ा, गैलरी में छुपी दोपहर ने मुझे नारियल की तरह तोड़ कर पी लिया।
ये इस तरह की शायरी उसमें थी। नीला सफेद कोट जमीन पर बिछा दिया, फिर मुझको आसमान पे लेकर चली गई। अगर मुझको सूरज के नेज़े लगे तो कुत्ते को कच्चा चबा जाऊंगा। सारी शायरी इसी तरह की थी उसमें। और बहुत लोग शायरी कर रहे थे। मोहम्मद अलवी कर रहे थे गुजरात में, पाकिस्तान में भी बहुत लोग कर रहे थे। का एंटी गजल का मूवमेंट चल रहा है। फिर क्या, बशीर बदर ने, उसके बाद एक बार मेरी मुलाकात हुई तो नया मजमू, बल्कि टीवी के लिए इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने कहा, साहब मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि शायरी की पहचान सिर्फ ये है कि आंखें उसे पढ़ना चाहें, कान उसे सुनना चाहें, जबान उसे दोहराना चाहे। और ये नहीं हो सकता कि आदमी तजुर्बे के लिए सिर्फ उल्टी सीधी शायरी करते। खुद उन्होंने अपनी शायरी को एक तरह से रद्द कर दिया। और उस जमाने में जितनी शायरी जिद्दत के नाम पे हुई, अगर सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई, तो ये सब शायरी तो होती रही है, उसका कोई ना कोई मायने भी बयान करते रहे। और जिद्दत भी उस जमाने में हुई, छपते भी रहे, कहीं ना कहीं किताबें भी छपी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, ना पसंद हुई। हमारी देखिए, कोई भी जदीद चीज है, अगर पुरानी शायरी से बिल्कुल रिश्ता उसका खत्म हो जाएगा, तो उसकी तवसी होगी, उसका एक्सटेंशन हो उसकी, तो हमें लगेगा कि थोड़ी बहुत इसमें नई चीज है और मानूसियत भी है। सर जो मेरा सॉरी सर, प्लीज बोलिए। प्लीज प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। सॉरी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आप ये जबान का, जिसको आप ये जबान का तोड़ फोड़ कह रहे हैं, ये जैसे जो वेस्ट में खासकर आयरिश लोगों के यहाँ थिएटर ऑफ द अब्सर्ड में सैमुअल बेकेट, आइनेस्को वगैरह है, वो जबान की तोड़ फोड़ और ये जबान की तोड़ फोड़, ये दोनों हम मानिए या आप किसी और उसमें बोल रहे हैं? देखिए, मुझे थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है उसका थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, उसके बारे में ज्यादा मैं नहीं जानता। और ये आयरिश ने क्या किया उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जबान मैंने आपको शेर सुनाया ना, जैसे उनका कोई लफ्ज तो समझ में आया ना, चमक चमक चमकार ने शब शेर ने की। ये उनके मिसरा है जफर इकबाल का। और उनके जो सपोर्टर थे उन्होंने ये कहा कि जबान की तोड़ फोड़ से नई जबान पैदा कर रहे हैं। भाई, मीनिंगफुल तो हो। और अगर आप किसी जबान को नई चीज दे रहे हैं तो फिर आपको उस पर कायम रहना चाहिए, लगातार चले तो मुमकिन है वो कामयाब हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये तोड़फोड़ का अमल जो है कोई बहुत मुबारक अमल है और इसकी शायरी इससे कामयाब होगी। जिन्होंने भी की, बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, वो सब नाकाम होंगी। जी सर यामिनी जी, यामिनी जी। हेलो सर। सर मेरा, जी। मैं वापस उमराव जान पर आती हूँ। जी। तो मेरा एक सवाल था, मैं सारे उनके शायरी सारी जो लिखी है उन्होंने उसे जमा कर रही थी। तो कहीं पर भी उमराव जान को कोई एक बेचारा कैरेक्टर नहीं बनाया है। शी इज ओनिंग हर रियलिटी। मतलब उन्होंने जैसा पेश किया कि वो बच्चा आया और वो मुझे मुझे ऐसे बेच दिया, इस्तेमाल किया, जो वो बिल्कुल शी इज टेलिंग इट एज इट इज। कहीं पे भी वो बेचारगी नहीं है, वो ओन करती हैं अपनी रियलिटी को, अच्छा फेस बुरा फेस सारा का सारा। तो जैसे आप कह रहे थे कि बहुत लिबरल थे, और लेकिन 1857 का जो बैकग्राउंड है, जो जमाना है, तो आप क्या इस नॉवल को उस जमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लॉयटेशन को साइड रख के, क्या एक फेमिनिस्ट नॉवल समझते हैं कि उन्होंने एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज बताया है, शायरी में ओन किया है, अपोलोजेटिक नहीं है, एक्सप्लेनेटिव भी नहीं है कि हम किसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या किसी तरह की वजाहतें दे रहे हैं। नहीं, देखिए, उसे बहरहाल कहीं ना कहीं अफसोस तो है इसमें, मैं नहीं कह सकता कि ये, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें ये नहीं है कि उसे अफसोस तो है ना इस पूरी जिंदगी गुजारने का। वो अलग बात है कि उस जिंदगी से मानूस हो गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसे हम बड़ी एक नुमाया कैरेक्टर समझें, कोई खवातीन का बड़ा कोई लिबरल कैरेक्टर हो, नहीं, कोई बहुत करेक्ट, मतलब बड़ा। मेरा मतलब है, अदब के हवाले से कि एक बिल्कुल ही बिना अपोलोजाइज किए विमेन उस जमाने की, और वो ऐसी कहानी लिखी है कि वो बता रही हैं अपनी रियलिटी बिना या एक्चुअली रुस्वा बता रहे हैं बिना किसी अपोलॉजी और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के, जैसा है वैसा है। यही बहुत बड़ी बात है उस जमाने के पॉइंट, आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट में। जी। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि उस जमाने के लिहाज से तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन असल में उस माहौल को अगर हम आप देखें, वो जो वहाँ का माहौल था उसके लिहाज से बड़ी बहुत, माहौल जगह जगह यही था, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी वहाँ के लिहाज से।
नॉवेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात मुझे इसलिए नजर नहीं आती कि वो तो पूरा माहौल ही ये था। जी, ठीक। सर अभी इसमें आपने एक बात कही थी, अभी आपने सर एक बात ये कही थी कि जिन लोगों ने भी, और आपने कहा था कि मैं कई मिसालें दे सकता हूं कि जिन्होंने जबान में ज्यादा तोड़फोड़ की है वो नाकाम रहे। सर मैं इस बारे में चाहूंगा सर आप कुछ और इरशाद करें सर, नहीं, मैंने वजाहत कहा था करें इस बात। जिन्होंने जदीदियत के नाम पे तोड़फोड़ की है। हाँ हाँ हाँ। जबान की तोड़फोड़ तो सिर्फ जफर इकबाल के यहाँ है, और वो उसे कहते भी थे, मैंने जबान को लिसानी तोड़फोड़ का अमल उसे करार दिया था। मैंने कहा ना, जैसे मोहम्मद अलवी के मैंने शेर सुनाए थे आपको, पड़ोसी की छत पे जो बंदर गिरा, धड़ाधड़ मेरी नींद का घर गिरा, ये उनके शेर हैं। बशीर बद्र के बहुत सारे शेर मैंने आपको सुनाए। तो ये सब जिस जमाने में फैशन की शायरी चली थी, और हमारे जो शमसुररहमान फारूकी साहब थे वो उसमें छाप रहे थे शबखून में, सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए, रात हो गई। तो ये शायरी की तोड़ फोड़ का अमल था, ये लिसानी तोड़ फोड़ नहीं था, जबान की तोड़ फोड़ इसमें नहीं, वो तो जफर इकबाल के यहाँ। जफर इकबाल ने सिर्फ बहुत तोड़ फोड़ की शायरी में, उनकी जो 8 दीवान है उनमें से आप निकालेंगे, जो ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, तो जैसे वो सर बहुत। ये जबान की तोड़फोड़ वाली बात है, इसमें फिर मीर के यहाँ भी कुछ हमें इस तरह के लफ्ज मिल जाते हैं। वो हमारी यहाँ वाली जैसे जो गजल है, मीर के यहाँ कहाँ तोड़ वो फोड़। हमारी यहाँ वाली वो जो गजल है, या देखिए, सन्नाहटा एक जबान जगह। का तख्लीकी इस्तेमाल, रचनात्मक प्रयोग जो है नहीं, मैं यही बोल रहा था सर कि जैसे मीर के यहाँ भी, जैसे वो हमारी यहाँ वाली गजल है या सन्नाहटा, वो एक जगह प्रयोग कर देते हैं, तो क्या वो भी इसी तरह की जबान के साथ तोड़फोड़ की है, वो वही वाली बात नहीं हुई? नहीं, देखिए जबान के साथ थोड़ी बहुत तब्दीली तो सारे शायरों ने की है। मैं आपको मीर का ही एक शेर सुना देता हूँ, फिर गुफ्तगू नहीं है। शेर मेरे भी हैं ख्वास पसंद, बस गुफ्तगू मुझको आवाम से है। पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। जी। गुफ्तगू के मानी आमतौर से ये, जैसे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इस शेर में ये मायने नहीं है इसके। सारे तरक्की पसंदों ने यही मायने लगाए। यहाँ गुफ्तगू के मानी है मुकाबला करना, मुजादला करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। जैसे मीर का एक शेर और है, गुफ्तगू नाकिसों से है वरना। मीर जी भी कमाल रखते हैं। अब एक शेर उठा के लोग उसके मायने बयान कर देते हैं। मीर के साथ कुछ वाकयात हुए थे उस जमाने में, तो वो ये कि मैं हूं तो बड़ा आला जात का हूँ, सैयदादा हूँ, बड़े लोगों बड़ी शायरी करता हूँ, मेरे खराब लोग मेरे मुंह लगते हैं। उन्हें अवाम से कोई लेना देना नहीं था, वो अवाम को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझते थे कि उनका मुकाबले में आए। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो फारूकी साहब ने किताब लिखी है शेर शोर अंगेज, उसमें उन्होंने ऐसे बहुत सही इशारे किए हैं इस बारे में। और सर दूसरी जो हम अभी जदीद कदीम की बात कर रहे थे, जब भी हम बार बार तहजीब की बात करते हैं तो ये बात आती है, जैसे आपने भी कहा कि वो तहजीब अब चली गई, वो वाली तहजीब नहीं रही। तो क्या ऐसा हमारा सोचना कि जब दुनिया रोज आगे बढ़ रही है और हम ये सोचते रहे कि फलां शहर की 60-70 साल पुरानी या 100 बरस पुरानी तहजीब अब नहीं रही, तो नई दुनिया में क्या ये बात सोचना थोड़ी अजीब बात नहीं होगी? नहीं, देखिए हर चीज तो छोटी छूट जाएगी पीछे से। अगर आप खुद अपने आप को देखें कि जो आपके घर में 60-70 साल पहले जो लिबास था वो आप नहीं पहनते होंगे, खाने भी बदल गए हैं, जबान भी बदल गई है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक चीज कायम रहे अपनी जगह, अगर रहेगी तो वो शायद घिन आने लगेगी उससे। तो कोई भी अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, उसे आगे तो बढ़ना है। तो वो लखनऊ की उस तहजीब का जिक्र करते हैं जो थोड़ी नजाकत आफरी तहजीब थी। तो लेकिन खत्म तो वो भी हो गई, उस पर कोई इजहार अफसोस नहीं कर रहे हम, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो तहजीब अब उस तरह, और ये जो इंस्टीट्यूशन जिसका जिक्र हुआ, जिसकी बुनियाद है नावल पर, उसकी बात ज्यादा हो रही थी। बिल्कुल इसे हम कोई भी, यानी इकबाल का एक शेर है कि आईने नौ से डरना, रंजे रंगे कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो अगर पुरानी चीज पे अड़े रहेंगे तो ये सबसे मुश्किल जिंदगी है। हालांकि हम हिंदुस्तानी लोग जो है बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं नई चीज को, लेकिन कर लेते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। मेरा मेरा क्वेश्चन था सर, जी। वापस उमराव जान पे। तो मैं अभी शुरुआती दौर पे हूँ उर्दू नॉवेल्स की दुनिया में। तो जो कई मैं देखा कि माना जाता है कि जो उमराव जान अदा है वो फर्स्ट मॉडर्न उर्दू नोवेल कंसीडर की जाती है। तो उससे पहले के नोवेल से, उससे पहले जो साहित्य लिखा गया था उसके मुकाबले क्या अलग करती है
कि उसको फर्स्ट मॉडर्न नोवेल कहा जा गया है। उसके बाद जो उसका इन्फ्लुएंस का एक्सटेंट क्या था, क्योंकि मुझे पढ़ते हुए समझ आया कि मंटो पे हो गया चाहे चुगताई पे हो गया, उन पे उनका इन्फ्लुएंस साफ नजर आता है। तो क्या एक्सटेंट है उसके बाद का जो मॉडर्न उर्दू लिटरेचर है उस पे, जो उमराव जान अदा का? देखिए, एक तो जो पहले उससे नॉवेल लिखे गए थे, नॉवेल थे हमारे यहाँ डॉक्टर नजीर अहमद के 8-10 नॉवेल है, वो सब के सब इस्लाही नॉवेल थे कि कुछ ऐसे लिखे अपने बच्चों की तालीम के लिए लिख दिए, कुछ लोग मजहब की एतबार से लिख दिए। ये अकेला नॉवेल है कि जिसमें कोई ऐसा मकसद नहीं है, इसने इस्लाह करने की भी कोशिश नहीं की है उसकी, जो करेक्टर है हमारा उसका। जी, और इसका बिल्कुल। असर तो यकीनन पड़ा हो मंटो और इसमें चुगताई पे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उमराव जान का असर है, क्योंकि उन्होंने कहानियां तो इस मौजू पे लिखी हैं, मंटो ने तो हम्म। बहुत ही लिखी हैं, हाँ लेकिन जी। उसकी उसके जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है अगर आप देखें। हाँ जी, वो तो हालांकि है। बिल्कुल डिफरेंट है। ओवरऑल मतलब जिस तरह से एक जो कहानी, जिस तरह से बयान करना, करेक्टर्स, जो फर्स्ट कन्फेशनल उसमें लिखा है उन्होंने नोवेल को, वो मतलब फिर लेकर आए हैं मतलब आगे के साहित्य के लिए, आगे के हाँ, दौर के लिए। बिल्कुल उस जमाने के लिहाज से वो नया था, बिल्कुल नए अंदाज में लिखा उन्होंने। उनके जो जी। और नॉवेल हैं पहले, जात शरीफ या शरीफ ज्यादा, वो भी ऐसे नहीं है, इस तरह हाँ लिखे हुए जी। नहीं है, हालांकि वो बाद में लिखे गए हैं इससे। उन्होंने कुछ नॉवेल पहले लिखे थे, कुछ बाद में लिखे थे, छोटे मोटे। शुक्रिया सर। सर उमराव जान की ही बात कर रहे हैं क्योंकि, तो मेरा ख्याल, एक मेरा सवाल ये था कि जो पहली गजल ही इसमें उमराव जान ने सुनाई है, शबे जी, फुरकत बसर नहीं होती, शोर फरियाद ता फलक पहुंचा मगर उसको खबर नहीं होती, खबर नहीं होती। मिसरा मिसिंग है। शबे फुरकत बसर नहीं होती के बाद का मिसरा शायद मिसिंग है, क्योंकि बाकी सब मुकम्मल शेर हैं, सिर्फ ये एक मिसरा जो है, इसका दूसरा मिसरा नहीं है। ये कौन सा एडिशन आपके पास है? उसमें रह गया होगा, ये किताबत की गलती होगी, सर कंपोजिंग। ये मेरे पास मनोज पब्लिकेशंस का छपा हुआ है, और मेरे ख्याल से 2008 का है, थर्ड हाँ, एडिशन। ये कंपोजिंग की गलती होगी, किसी एक की पुराने एडिशन में किसी को देखेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा। जी जी। तो सर बहुत शुक्रिया सर, आपसे जितना वक्त जी, सर हमने मांगा था वो वक्त नहीं अब नहीं, तमाम अरे होने को ऐसे आया है सर। तकल्लुफ ना कीजिए आप, मुझे बहुत मजा आया सब लोगों से गुफ्तगू की, और फिर खास तौर से जो बातचीत हुई तो और भी ज्यादा मजा आया। आप हजरात का सबका बहुत बहुत शुक्रिया।